मैं ऑनेस्ट नहीं होंगी अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं, लल्लन टॉप क्यों छोड़ा? क्या सौरभ द्विवेदी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई? सौरभ जी से बहुत कुछ सीखा। फिर एक टाइम बाद आया कि लल्लन टॉप में मैं पहली बार कैमरे पे आया, कभी कैमरे पे नहीं आया था इससे पहले। 7 साल एबीपी न्यूज़ में पर्दे के पीछे काम किया, लिखता था। लोगों में बड़ा जो नए जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनमें बहुत उत्सुकता होती है, बहुत जल्दी होती है, एंकर या रिपोर्टर ही बनना है। अभी जैसे कोई मेरी रिपोर्ट देखता है तो उसको लगता है अरे यार भैया तो ऐसा कर रहे हैं ये वो, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भैया 7 साल पर्दे के पीछे काम किए बिना किसी। एक वीडियो थी जो वायरल हुई जिसमें आप बोलते हो साले अनपढ़ गंवार जाहिल जो इनकी इतनी पूछ है, तुम्हारा तुम दौर आए। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बोल दो भैया एआई वीडियो। मैंने कहा तुम पागल हो, अभी कोई एआई इस तरीके से नहीं बना है जो इतना फ्लुएंटली गाली दे सके। वो भी हिंदी में, वो भी हिंदी इलाहाबादी में। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा जब ये वायरल हुआ, वो हुआ कैसे वो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो इसी बात पे। आनंद सिंह के साथ जो आपने इंटरव्यू किया था उसमें कई लोगों ने बोला था कि आप कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते थे और नहीं पूछे गए। अब देखो ऐसा इसलिए होता है कि आनंद सिंह का अपना स्टाइल है बोलने का। जैसे आनंद सिंह का एक क्लिप बहुत वायरल हुई कि ऑर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है, पत्रकार हैं। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। अब लोगों को लगता है कि जैसे टीवी चैनल्स में चला कि पत्रकार को धमकी दी थी, धमकी नहीं दी थी। आनंद सिंह ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही थी। देखो रिपोर्टर की नौकरी एआई नहीं खा सकता, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का कवर करने के लिए आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा। एआई साहब बता सकते हो ऐसे प्लेन उड़ा, ये हुआ, ये या वो आपको जब तक वो नाक में शव जलने की दुर्गंध नहीं लगेगी तो आपको पता नहीं चलेगा वो पीड़ा क्या थी। जब जाके सोते थे ना होटल में तो कपड़ों में स्मेल रहती थी शव के जलने की। आप सोचो एक साथ 200 लोग मरे। जब शुरू किया न्यूज़ पिंच तो बिहार की बौछार कर दी। मेरी पूरी टीम बिहार में ही रहती थी, 1-2 लोग यहाँ रहते थे, बाकी हमने एक फ्लैट ले रखा तो वहीं बिहार में ही रहते थे सब। प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करने का ट्राई किया? अभी तो नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या पूछोगे उनसे जो आपको लगता है जरूरी है हमारे देश के पत्रकार को हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए? वेलकम आपका हमारी नई वीडियो पे। आज हमारे साथ है अभिनव पांडे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके लिए क्योंकि इस बार पहली बार हमारे साथ सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं एक जर्नलिस्ट भी है। 7 साल कुछ एबीपी न्यूज में काम किया और फिर 3 साल कुछ लल्लन टॉप में काम किया। 4 महीने पहले, बस 4 महीने पहले अपना खुद का यूट्यूब लॉन्च किया और सिर्फ 4 महीनों में 1 मिलियन लोग इनसे जुड़ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है क्योंकि 15 अगस्त को 2025 में पहली वीडियो रिलीज हुई। उसके 2 महीने बाद, बस 2 महीने बाद अक्टूबर में 500K सब्सक्राइबर्स और अब दिसंबर में ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुंच चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग अभिनव जो मेरे को लगा आपके बारे में वो एक डिस्क्रिप्शन था आपका जिसमें लिखा है कि अभिनव कहते हैं इलाहाबाद से आता हूं, प्रयागराजी कहलाता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा, आईएमसी में घड़ा, बाकी भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इसी भारत की बात आज आपसे सुनने और करने हमने आपको बुलाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभिनव, लर्न से हमारा एम है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के इंडिया में क्रिएटर क्रिएट करें जिससे कि वहाँ की कहानियाँ वो अपने जुबानी बता सके। और मैं ऑनेस्ट नहीं होंगी अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं कि लल्लन टॉप क्यों छोड़ा? क्या सौरभ द्विवेदी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई? क्या लल्लन टॉप कमर्शलाइज ज्यादा हो गया था? क्यों छोड़ा? नहीं ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे मैं एबीपी न्यूज़ में भी था, 7 साल रहा, फिर वहाँ से छोड़ के आए, ग्रोथ के लिए आगे बढ़े, फिर लल्लन टॉप पे 3 साल काम किया। दोनों ही संस्थान ने मुझे बहुत सिखाया। लल्लन टॉप में मैं पहली बार कैमरे पे आया, कभी कैमरे पे नहीं आया था इससे पहले। 7 साल एबीपी न्यूज़ में पर्दे के पीछे काम किया, लिखता था। लोगों में बड़ा जो नए जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनमें बहुत उत्सुकता होती है, बहुत जल्दी होती है, एंकर या रिपोर्टर ही बनना है। अभी जैसे कोई मेरी रिपोर्ट देखता है तो उसको लगता है अरे यार भैया तो ऐसा कर रहे हैं ये वो, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भैया 7 साल पर्दे के पीछे काम किए बिना किसी एक्सपोजर के। तो आपकी लर्निंग्स काम आती है। जो अच्छा प्रोड्यूसर होता है ना बहुत अच्छा रिपोर्टर हो सकता है। ये प्रोड्यूसर को पिक्चराइज करना आ रहा है, वो बना रहा है, पूरी सब कुछ चीज़ें बना के प्रोड्यूस कर रहा है, टीवी पे सामने ले आ रहा है। तो अगर वो अच्छा बोलने में महारत उसको हासिल है या बोलने विषयों की समझ रखता है तो बहुत अच्छा रिपोर्टर बनेगा।
तो यही कहानी थी। फिर एबीपी न्यूज़ से ललन टॉप आए। ललन टॉप में तो बहुत कुछ रहा, यहाँ पे पहली बार रिपोर्टिंग करना शुरू की। उस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, सौरभ जी से बहुत कुछ सीखा। फिर एक टाइम बाद आया कि इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। और अपनी संस्थागत तो बहुत सारी बाध्यताएं तो किसी न किसी संस्था की होती ही हैं। तो फिर ये था कि अब अपना शुरू करना है। तो मैं मेरे साथी सौरभ, हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया, विनय सुल्तान। फिर ये हुआ कि अब अपना करते हैं, तो फिर न्यूज़ पिंच बना। फिर ये हमारा चैलेंज तो ये था कि न्यूज़ पिंच, देखो उस समय बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी गई, बहुत सारी बातें हुई, ये हुआ वो हुआ। मैं तो उस पर कोई बात नहीं करता ना, कभी लिखता पढ़ता हूँ। तो फिर अपना शुरू किया और मेरा पूरा फोकस तो ये रहता, लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बात कर रहे होते, लोग अलग अलग कहानियाँ गढ़ रहे होते। मेरा चैलेंज ये होता था कि मैं अगला कंटेंट क्या बनाऊंगा, अगली रिपोर्ट कैसे शूट करूंगा, अगला दिन कैसे होगा, अगले दिन कैसे जाऊंगा। तो ऐसे ही था ये। फिर आया तो अब अपना काम करने का अलग मज़ा है, अपना चैलेंज अलग है। और आज़ादी थोड़ी ज़्यादा है। आज़ादी इन द सेंस कि भाई अब रोज़ ये नहीं देखना है ना कि इतने बजे दफ्तर जाना है, इतने बजे जाना है। जब मन है जाएंगे, जब मन हो आएंगे, और जब मन होगा, जितना मन होगा उतने देर तक रहेंगे। पहले होता था वीकेंड आ जाएगा, छुट्टी मिलेगी। अब तो अपने को पता ही नहीं होता वीकेंड आ गया कि नहीं आ गया। मुझे आज अभी एग्जैक्ट मेरे से पूछो, मुझे नहीं पता कौन सा दिन है आज, क्योंकि अपने लिए वीकेंड नहीं होता। अब तो कुछ हर दिन काम कर रहे होते हैं। वीकेंड का तब पता चलता है जब बाकी कहते हैं आज सर छुट्टी है हमारी। अच्छा छुट्टी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम। लेकिन आप तो काम कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरपे चल रहे होते हैं कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये रिसर्च कर लेते हैं, ये कहानी पकड़ लेते हैं, अच्छा यहाँ जाएंगे तो ये कवर करेंगे। ऑल द टाइम आपके दिमाग में तो यही सब चलता रहता है। तो चल रहा है, मस्त है, एकदम मज़ा आ रहा है। न्यूज़ पिंच जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है। जब तक उनको मज़ा आता रहेगा तो हम काम करते रहेंगे। एक जब आप लोगों ने अपनी वो वीडियो रिलीज की, अनाउंसमेंट वीडियो, तो कई कमेंट्स थे, इसका मतलब था ललन टॉप बिक गया, तो ललन टॉप ये सब नहीं कर रहा था क्या? ललन टॉप बिना लाग लपेट बोलना इससे लोग तो रोकता आज़ाद है। है। मैं बोला ना कि लोग आज़ाद हैं, 250 को रिचार्ज करा कुछ भी कह सकते हैं। तो ठीक है, लोगों का अपना अपना मानना है, उसमें क्या कहूँ। हाँ, तो इसमें आप कहोगे नहीं? मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों, जो लोगों का अपना जो मत है वो मत मानते रहे अपना। उनको वो सही गलत का फैसला लोग खुद कर सकते हैं। मैं कोई होता नहीं हूँ ना किसी का सही गलत जज कराने के लिए। मैं तो अपना सच बताऊंगा कि भाई मैंने क्यों ललन टॉप छोड़ा, मैंने बता दिया। अब लोग क्या सोच रहे हैं ललन टॉप के बारे में, ये मैं कैसे कहूँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता है, बट ठीक है। एक वीडियो थी जो वायरल हुई जिसमें आप टीवी एंकर्स को बोलते हो कि टीवी एंकर्स अनपढ़, जाहिल, गवार, वर्ड यूज होता है। वो मैंने किया, मैं तो बोला हूँ ना। मैं तो जैसे ऐसा कोई था नहीं कि मैंने ये आके, मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा जब ये वायरल हुआ, वो हुआ कैसे वो बता देता हूँ। प्राइवेट में लाइव प्रैक्टिस कर रहे थे, देखोगी तो ये विंडो में कटा हुआ है, तो सेकंड विंडो भी काट करके प्रैक्टिस कर रहे थे, ये वो टाइप से। तो प्राइवेट लाइव कर रहे थे, फिर वह पब्लिक करना है, तो मैंने कहा कि हाँ पब्लिक लाइव जाते। तो तरीका ये कि प्राइवेट को किल करो और फिर पब्लिक के लिए नया इनिशिएट करो। अब वो नई टीम थी हमारी, पूरे एकदम सब, हमने बहुत सारा कुछ रेंट पे ले रखा था सारा कुछ। अब उसने पब्लिक वाले, प्राइवेट वाले को ही पब्लिक कर दिया। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बोल दो भैया AI वीडियो। मैंने कहा तुम पागल हो, अभी कोई AI इस तरीके से नहीं बना है जो इतना फ्लुएंटली गाली दे सके। वो भी हिंदी में, वो भी हिंदी इलाहाबादी में। तो बेसिकली क्या है कि मैं इसमें किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष को। इसको क्या है, बहुत सारे लोगों ने व्यक्तियों से जोड़ दिया, ABP न्यूज़ से जोड़ दिया, क्योंकि ABP न्यूज़ मैंने काम किया था। तो एग्जाम्पल के तौर पे 2 एंकर्स का नाम है, मैं बहुत उनके अपने काम का, उनकी जर्नी का अपना सम्मान है। उनकी बहुत सारी बातों से मैं डिसएग्री भी हो सकता हूँ, होता भी हूँ। देखो मैं उसमें उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब वो ऑफ कैमरा। अच्छा, मैं अगले दिन फिर मैंने आया और मैंने बताया कि भाई हाँ ये मैंने ही कहा था और ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई संत आदमी नहीं हूँ, मैं 30-31 साल का लड़का हूँ। और जो लोग इस पर कहते भी हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अभी भी कहते हैं ये वो टाइप से, मैं गाली तो सब कोई देता है। अभी ये कॉफ़ी लिए हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और कॉफ़ी गिर जाए तो कॉफ़ी गिरेगी तो क्या बोले, कॉफ़ी गिर गई, कुछ आपने मुंह से गाली निकली। अब यहाँ मैंने किसको गाली दी, किसी को गाली दी कोई। हमारी जो गाली होती है वो हवाई फायरिंग होती है, जिसमें किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है उससे, ठीक है, कि फ्लो में बात कर रहे हैं। तो ऑफ कैमरा ज़्यादातर लोग गाली देते हैं, और गाली समाज का जो है ना बहुत बड़ा सच है, और इस समाज से कनेक्ट करने का बहुत बड़ा तरीका है। मतलब गाली को ग्लोरीफाई, हाँ इस पे बात हो सकती है कि सारी गाली महिला सेंट्रिक क्यों है, ये एक प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये नई गालियाँ बनानी चाहिए जिससे हम सबको सारे उसमें जा सकें। लेकिन गाली से कैसे कनेक्ट बनता है मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ। गुजरात में था मैं, और
बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था कैमरे पे, सारे यंग एज के थे ये वो टाइप से। तो मैंने जो है एक ट्रिक अपनाई, मैंने उसकी वहाँ पे आदमी से पूछा, बता यहाँ गाली कौन सी देते हैं? तो मुझे बताया ये गाली देते हैं, ठीक है। तो मैं गया वहाँ पे, उससे बोला कि सारे लड़के खड़े थे, मैंने कहा यार ये कह रहा है कि जाओ उससे बोल दो कि ये हो तुम। अब वो सारे हंसने लग गए। तो बोले कि भैया इसका मतलब आपको पता है? हमको नहीं पता इसका क्या मतलब है। बोले इसका मतलब ये गाली होती है ये वो। लेकिन क्या, अब वो हंसने लगे, फिर वो इंटरेक्ट करने लगे, फिर उन्होंने कैमरे पे बात की। तो हम लोग का क्या है कि मैं इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, और हम पब्लिकली ऑब्वियस सी बात है कैमरे पे बैठते हैं तो गाली नहीं देती, आपस में तो जो बातचीत करता है तो गाली निकलती ही लोगों के मुंह से। इसके बाद से तो बड़ा बचने लग गए हैं कि भाई कोई आसपास रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं देना चाहिए। तो इसमें मैंने किसी महिला को गाली नहीं दी। मैं फिर से बता दूं, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, और व्यवस्था से सिर्फ मुझे नहीं चिढ़ है, इस देश के बहुत सारे लोगों को चिढ़न है कि बेफालतू की बहसें होती हैं, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात हो सकती नहीं होती है। उस दिन भर हिंदू मुस्लिम लड़ाना, मुर्गा लड़ाना जिसको मैं कहता हूँ, वो करते रहते हैं। तो चिड़न में वो आपसी बातचीत में निकल रहा है, तो मैंने बोला कि भाई हाँ ऐसा है, और ये बात भी सही है कि बहुत सारे जो टीवी एंकर्स हैं वो नहीं पढ़ते हैं। मैं इसमें ये जो 2 नाम लिए इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए। अगर एक नया बच्चा है जो जर्नलिज्म फील्ड में आना चाहता है, मेरे को लगता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप क्योंकि अपडेटेड रहते हो न्यूज से, क्या बताओगे कोई ऐसे 5 सोर्सेज जिसको हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, या फिर जो आप फॉलो करते हो अपडेटेड रहने के? एक बात मैं बताता हूँ, पत्रकारों को बहुत गलत सा गुमान होता है वो विद्वान है। विद्वान नहीं होता पत्रकार, विद्वान नहीं होता। पत्रकार का काम होता है विद्वानों को लाना और उनकी बात लोगों तक पहुंचाना। हमें बहुत छोटी छोटी चीजें, टिप ऑफ आइसबर्ग पता होते हैं। पत्रकारों के साथ ये फायदा है कि आपको थोड़ा थोड़ा सब जगह का पता होगा। बिहार की पॉलिटिक्स पता होगी, यूपी की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की, मिजोरम की, मणिपुर की, हर जगह की आपको पॉलिटिक्स पता होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। लेकिन विद्वान कौन है? जिसको सब पता है। तो आपका काम होता है उस तक पहुंचना और लोगों तक ले आना। तो हमें थोड़ा थोड़ा सब जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। विद्वान आप तब होगे जब आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में होगे, और तब आपने किसी एक विषय पे लंबा गहरा काम कर चुके होगे, तब हो सकता है कि आप थोड़े विद्वान हो जाओ। अभी तो नहीं होते। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग को कई बार गुमान हो जाता है कि हम विद्वान हैं। हम विद्वान बिल्कुल नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता है। तो पता सब कुछ होना चाहिए, और प्लस जिस विषय में आपकी रुचि है उसको पढ़ना चाहिए। तो वही तरीका है, पढ़ के सीख सकते हो या घूम के। तो या तो पढ़ के सीखो या तो घूम के सीखो। तो जैसे आपको अगर पता लगाना है कि क्या हो रहा है न्यूज में, कोई भी ऐसा इशू जो चल रहा है, अभी मान लो अरावली पे कोई नई न्यूज आनी है, या फिर उन्नाव रेप केस में कोई नई न्यूज आनी है, तो आप कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या फिर एप्स हैं? नहीं, वेबसाइट ऐप नहीं मैं पढ़ता हूँ, मैं तो सीधे जो आता है उसको पढ़ता हूँ। जैसे मान लो ये आपने उदाहरण दिया कि अरावली पे, तो अरावली पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो पढ़ना है मुझे। तो वो जजमेंट निकालना, उस जजमेंट को पढ़ना, उससे आप हमें यही तो गड़बड़ करते हैं, हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं पढ़ते हैं। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, आप तभी सही जानकारी दे चाहो जब आपके पास ऑथेंटिक जानकारी। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है हूबहू सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो तो सब मौजूद है, उसको निकालो, उसको पढ़ो। कई बार वो थोड़ा जटिल होता है, लेकिन एक प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर आप पढ़ने लग जाओगे। तो उसको पढ़ो। अरावली पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उस फैसले को पढ़ो। फिर उस फैसले को पढ़ के, बहुत जटिल लिखा रहता है, कई बार आपको नहीं समझ आ रहा तो एक्सपर्ट से बात करो कि भाई ये लिखा है, बहुत टफ इंग्लिश होती है। हिंदी तो आप पूछो मत, अगर उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। हिंदी और कठिन होती है, तो उसको समझो आप। तो यही तरीका होता है कि आप जो है कोई बाकी सोर्स तो आप देखो आज के टाइम पे, अब न्यूज़ के लिए कोई आपको टीवी चैनल देखने या अखबार पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं रह गई है। न्यूज़ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है, आपको एक फ्लैश में, एक ट्विटर पे आप देखो। मतलब एक ज़माना था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाते थे, खबर बताई जाती थी। जनरल विपिन रावत का मुझे आज भी याद है, जो हमारे सीडीएस रहे, उनका जब देहावसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उनका प्लेन क्रैश हुआ, तो कैसे न्यूज़ आई सबके पास? प्लेन क्रैश हुआ, इसकी चर्चा है, ये वो। अब सब, कोई इतना बड़े आदमी की मौत हुई है हादसे में, कोई खुद से तो कंफर्म कर नहीं सकता जब तक गवर्नमेंट ये ना कह दे कि भाई उनकी जान चली गई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस ब्रीफ हो, कुछ नहीं हुआ। एक ट्वीट किया गया ट्विटर के जरिए, आपको पता चल गया। तो अब तो न्यूज़ का फॉर्म का सोर्स बदल गया है। फिर आपको जब एक लाइन की खबर पता चल गई, फिर उसकी डिटेल जानने के लिए फिर आपको ऑथेंटिक चीज़ों पे गो थ्रू करना होता है। आप जाओ इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे चेक करो, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, या बहुत सारे क्रेडिबल वेबसाइट्स भी हैं, आप उनको भी जा करके देख सकते हो। बट मैं कहता हूँ कि वेबसाइट पे जाने से अच्छा है कि आप जाके सीधे क्रेडिबल सोर्स देख लो।
जब आप जर्नलिस्ट हो तब नॉर्मल आदमी तो स्वतंत्र है, उसको जो वेबसाइट अच्छी लगती है, जो अखबार अच्छा लगता है वो पढ़ेगा। आप किसी के विचारों को थोड़ी ना रोक सकते हो, आपको उसको जो पसंद है उसी। प्रॉब्लम तो यही है कि जब आप अपने विचार थोपने लग जाते हो। देखो क्या है, मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ। हम एज अ जर्नलिस्ट या एज अ क्रिएटर हमें चीज़ों को आसान करना चाहिए, ठीक है। आसान इन द सेंस कि जैसे अगर मैं आपके सामने सेब रखूं, केला रखूं, अनार रखूं और अनानास रखूं, क्या खाओगे सबसे पहले? सेब खा लूंगी, चलो। सेब खा लो। क्यों? पसंद है हमको। पसंद से ज़्यादा आसान है। सेब उठाया खा लिया, उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। सेब उठाया खा लिया। इसके बाद केला खाने के लिए केला छीलना पड़ेगा, लेकिन केला छिल जाता है, तो केला भी छील के अगला फ्रूट आप केला खा लोगे। अनार छीलने के लिए आप अपनी टीम के लोगों को देखोगे, यार कोई अनार छीलने में मदद कर दोगे क्या? अनानास के लिए तो फिर पूरी टीम ही बुलानी पड़ेगी, इसको छीलो काटो ये वो। तो हमें अपना जो टॉपिक है कुछ भी दिखाना है, उसको सेब की तरह दिखाना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको सेब की तरह देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम उसके सामने अनानास रख दे रहे हैं कि लो खाओ। अब अनानास रख दोगे तो अगला आदमी सोचेगा यार कौन खाए इसको। बहुत जो है उसको बहुत बहुत प्रेमी होगा तो वही बैठ के एक चाकू लेके बैठेगा, उसको छीले काटे खाएगा। तो हमें अनानास नहीं खिलाना चाहिए, हमें सेब खिलाना चाहिए। अपनी वीडियोस के लिए हम बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं और उनके साथ इजीली कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए हम यूज करते हैं ओडू की साइन ऐप। ओडू जो कि ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अब डिजिटली साइन करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, पार्टीज की डिटेल्स डाल के, जहां जहां आपको जिसकी डिटेल्स या फिर साइन चाहिए वहां बस ये बॉक्सेस ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये ध्यान में रखते हैं कि बस किस डिटेल को कौन फिल करेगा, किसका साइन पहले चाहिए वो भी मेंशन कर सकते हो या रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। इसमें डिजिटल हैंड ड्रॉन या फोटो अपलोड करके आप साइन कर सकते हो। इस साइन कॉन्ट्रैक्ट का डिजिटल सर्टिफिकेट सारे स्टेक होल्डर्स को ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा और ये इंडिया और वर्ल्ड वाइड लीगली एप्लीकेबल है और इसके डैशबोर्ड से स्टेटस भी देख सकते हैं। ओडू इलेक्ट्रॉनिक साइन के साथ साथ इनवॉइसिंग, सेल्स और 45 प्लस एप्स ऑफर करता है। ओडू का फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है विद फ्री अनलिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट और सारे एप्स सिर्फ 580 के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चेकआउट करो ओडू का साइन ऐप और अपने बिजनेस को इजी बनाओ विद लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। और गुड ट्रेड्स ऑफ अ जर्नलिस्ट क्या है, बैड ट्रेड्स ऑफ अ जर्नलिस्ट क्या है? कोई भी फ्यूचर में कोई बच्चा अगर जर्नलिज्म एज अ करियर चुनना चाहता है तो उसको क्या दिमाग में रखना चाहिए? देखो क्या है कि अभी हम जिस पोजीशन पे आके बात करेंगे ना, वो जो अभी का बच्चा है उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। मैं कहूँगा कि भाई आप आम लोगों की बात करो, आप आम लोगों के लिए खबरें करो, लेकिन वो जिस चैनल को ज्वाइन करेगा या जिस संस्था को ज्वाइन करेगा, हो सकता है उसके पास और कोई प्रेशर हो, उसको व्यूज़ लाने का प्रेशर होगा, उसको टीआरपी लाने का प्रेशर होगा। बट फिर भी मैं कहता हूँ इन सब में अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने अंदर का जर्नलिस्ट नहीं मरने देना चाहिए। वो किसी न किसी दिन आपके काम आएगा, आपके हिस्से वो आएगा और वो आपको फिर आपको एक अलग इंसान बनाएगा। तो इसलिए उसके लिए पढ़ते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहना चाहिए। देखो दुनिया में दो ही तरीका है सीखने का, या तो आप पढ़ के सीख सकते हो या तो आप घूम के सीख सकते हो सकता है पढ़ा हुआ कभी कई बार भूल जाओगे आप, लेकिन घूमा हुआ कभी नहीं भूलोगे, है ना। आपने अगर जो देखा है, जो समझा है कि किताबों में कुछ लिखा है लेकिन ज़मीन पे वो बिल्कुल अलग होता है। आपको पता है कि जो है एक हायरार्की सेट की गई है, एक वर्ण व्यवस्था सेट कर दी गई है, एक धर्म व्यवस्था सेट कर दी गई, लेकिन आप जब जाओगे घुसोगे तो आपको बहुत सारी लेयर पता चलेंगी। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा है। जो प्रॉब्लम एरिया है वो प्रॉब्लम एरिया जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा है, उससे जितना अंदर जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके जो शिक्षक होते हैं, जो आपके जिससे आप सीखते हो, जैसे मेरी वो एक लर्निंग है जो कभी मैं भूलता नहीं हूँ एज ए जर्नलिस्ट। चूँकि हम नोएडा दिल्ली में अपने फ्लैट में रहते हैं, हमारी दुनिया उसी के आसपास रहती है। हम सोचते हैं कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसको बॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, उसको कम दे रहा है, मतलब अपनी अलग अलग उलझने हैं, प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक में फंसे हैं। बट जब आप इंडिया घूमते हो तो आपको लगता है कि यार हमारी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। तो मैं अपनी एक पहली जो टीचर है, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको अपनी टीचर मानता हूँ। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बनासकाठा, और वहाँ पे मैं गुजरात इलेक्शन के दौरान गया था। अब मैं जब उस गांव में गया तो पता चला कि यार
कि यहाँ पे गांव है, यहाँ पे आप जाके बात कर सकते हो। तो उनको न हिंदी आती है, न गुजराती आती है, न इंग्लिश आती है, उनकी अपनी भाषा है। जो बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हमारे यहाँ पे जो हैं, जो उनकी अपनी भाषा होती है। तो वो जो है बनासकाठा के उस डिस्ट्रिक्ट गांव में मैं पहुंचा, तो उन लेडी से मैं बातचीत करना शुरू किया। तो मैंने एक ट्रांसलेटर ले रखा था, तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसे बातचीत चल रही है। तो मैंने पूछा आपकी शादी को कितनी साल हो गए? उनकी दूसरी शादी थी। तो मैंने कहा आपकी शादी को कितने साल हो गए? तो हंसने लग गई। तो उससे मैंने पूछ भाई क्या है, क्यों हंस रही हैं? तो बोली नहीं पता। नहीं पता मतलब इतना तो पता ही होता है। तो फिर मेरे मन में अचानक से सवाल आया कि अच्छा आपको ये पता है ये कौन सा साल चल रहा है? तो फिर ऐसे देखने लग गई। तो बोले नहीं पता। मुझे ये तारीख कौन सी आपको पता है? बोले नहीं पता। फिर कहा घड़ी में टाइम वाइम देखते हैं, आपको पता है? बोली नहीं पता, घड़ी में टाइम क्या होता है नहीं पता। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अगला सवाल क्या पूछूं। मतलब आप जिस भारत को देखते हो, वो भारत आपको जो दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, आपको बहुत जाना पड़ेगा तब दिखेगा आपको। गांधी जी को जानते हो आप? तो बोले कि गांधी बापू कौन है? तो मैंने नोट में दिखवाया, मैंने कहा ये जो इनकी फोटो है वो गांधी बापू है। मेरे को लगा जिसका नोट है उसकी फोटो लगी हुई है यार। फिर मैंने कहा कि अच्छा मोदी जी को जानती हो आप? तो कोई है तो बड़ा आदमी है, ये नहीं पता करता क्या है। गुजरात की लेडी है वो, और कह रही कोई बड़ा आदमी लेकिन ये नहीं पता करता क्या है। तो मैंने कहा नेता कौन है? तो वो लोकल लीडर का नाम ले रहा है जिसने भी थोड़ी देर पहले साड़ी बंटवाई थी। अभिनव, एक क्वेश्चन था इसी में मेरा कि जब हम लोग ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन हम पूछते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन सोचते हैं उसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जैसे अभी आपने पूछा उनसे कि आपको पता है आज डेट क्या है, आप कब जन्मे थे, ये साल कौन सा है, गांधी जी कौन है, मोदी जी कौन है। ये सारे क्वेश्चंस आपने एक पॉइंट प्रूव करने के लिए पूछे, चाहे आपको शायद पता हो कि अगले सवाल का जवाब क्या होगा। तो ये हम मतलब ये एज अ जर्नलिस्ट हम लोग एक पॉइंट बताने के लिए करते हैं कि मेरी ऑडियंस को समझे कि हम किस इंसान से, कैसे इंसान से जो कैसी सिचुएशन में रह रहा है उससे बात कर रहे हैं, या फिर ये हम जेन्युइन क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं। मतलब उस समय बहुत सोचना नहीं होता आपको, वो आपके अपने आप आता है। आपका जो है ना, मैंने आज तक जितने इंटरव्यू भी किए, मैं कभी भी सवाल लेके नहीं बैठता हूँ। हाँ, ये बताओ कि आप जब इंटरव्यू करते हो तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ तो कभी सवाल लिखता नहीं हूँ, कभी नहीं लिखता। उनके बारे में रिसर्च करते हो? हाँ, वो रिसर्च रहती है, वो तो रिसर्च रहती है, पढ़ लेता हूँ। वो तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है, वो तो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, सब समझना पड़ता है। मुझे कई दफ़े पता होता है कि जवाब क्या आएगा, फिर उसका काउंटर क्वेश्चन आपको तैयार करना होता है। बट क्या होता है कि आप जब जवाब से सवाल निकालोगे ना रैंडम, तो आपका इंटरव्यू बहुत गो विद द फ्लो जाएगा। आपने लिख के बैठ गए हो कि यार ये सवाल पूछने ना, तो बहुत अब्रप्शन आएगा उसमें कि अच्छा आपने ये पूछा, उसने कुछ बताया, तो आपने पूछा कि अच्छा उज्जैन की बात बताइए, तो फिर उज्जैन की बात बताते बताते वो नरसिंहपुर पहुंच गए, फिर सतना की बात करने लग गए, और आप अगला सवाल कुछ दूसरा नोट करके रखे हो, तो आपको लग रहा है कि अब झाबुआ पे पूछना है। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसीलिए हमेशा जो है इंटरव्यू का आपको गो विद द फ्लो जाना होता है। सवाल जब भी आप किसी से इंटरव्यू करो तो ये इस मकसद से नहीं करना चाहिए कि इसका माइक निकाल के फेंकवा देना है। मेरा मानना है लेट देम स्पीक, बोलने दो। अगर विद्वान है तो बातों से अपने साबित हो जाएगा, मूर्ख है तो अपनी बातों से साबित हो जाएगा। बोलने दो। अगर आप बोलने नहीं दोगे किसी को तो आप, अच्छा लोग क्या कहते हैं मैं बोलूँ ज़्यादा, मैं बोलूँ। हमें तो सुनना चाहिए ना। जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो जैसे हम भी जब इंटरव्यू करते हैं तो सुन रहे होते हैं कि अगला क्या बोल रहा है, बोलने दो इसको, इसकी बात तो बोलने दो। हम वहाँ पे डिसएग्री कर देंगे, हम काउंटर कर देंगे, लेकिन झगड़ना नहीं अपने को। अब आप सोचो किसी राज्य के सीएम का इंटरव्यू करो, आप उससे झगड़ा कर लो, फिर अगली बार तो आपको इंटरव्यू नहीं देगा ना एज ए जर्नलिस्ट। और एक बात मैं बताता हूँ कि मेरे गुरु हैं, वो मुझे बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि किसी भी पत्रकार का या किसी भी एंकर का ईगो जनता के इच्छाओं से बड़ा नहीं हो सकता। अगर जनता किसी नेता को सुनना चाहती है, उसका एक बेस है, उसका एक आधार है, उसको चाहने वाले लोग हैं, तो आप उससे बड़ा आपका ईगो नहीं हो सकता। कह रहे हमको 12 बजे बुलाया था, हम 1 बजे आए, 2 बज गया, नहीं दे रहा इंटरव्यू, हम नहीं करेंगे। कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बुरा लगेगा। जैसे मैं अभी लास्ट टाइम बिहार इलेक्शन में था, तो एक नेता का इंटरव्यू करना था, तो रात के 12 बजे बुलाया, तो मैं 12 बजे गया और जगह से अपने करीब 60-70 किलोमीटर दूर गया। सड़क उतनी, एक बीच में पैच खराब था थोड़ा, बाकी सड़क तो ठीक थी, तो टाइम लगा। 12 बजे पहुंचा, पता लगा नेताजी सो गए। अब मेरे को बहुत क्रोध आया, भाई तूने फिर क्यों बुलाया?
अगर नहीं करना था इंटरव्यू, बोल देता भैया सुबह आ जाना। फिर लेकिन मैं सुबह उठ के दोबारा गया 8 बजे। वही बात याद थी कि यार आपका ईगो जो है ना जनता के उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जनता उसको सुनना चाहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो इसी बात पे। आनंद सिंह के साथ जो आपने इंटरव्यू किया था, उसमें कई लोगों ने बोला था कि आप कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते थे और नहीं पूछे गए, कुछ आरोप उन पर लगे गए हैं और कुछ लोगों के साथ उनकी हिस्ट्री रही है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की। तो ऐसा क्यों रहा? अब देखो, ऐसा इसलिए होता है कि आप जा रहे हो इंटरव्यू करने, रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है। अगला आदमी जो है वो सोने की स्थिति में है, उसको कैसे कैसे मना करके मैं शाम के 5 बजे से गया और इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रचार से आया, ये वो फला। अच्छा, अनंत सिंह का अपना ऑरा है, ठीक है। अनंत सिंह के आसपास के लोग भी जो है ना उस ऑरे के नीचे ही रहते हैं। अब वो सवाल होता है कि जाके कहेगा कौन कि भैया को इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब उसमें आपस में चर्चा हो रही है कि भैया डांट खा जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो अनंत सिंह के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और अनंत सिंह के ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, अभी इस वक्त जेल में भी हैं। लेकिन अनंत सिंह का एक बहुत बड़ा आधार है कि लोगों से बड़ा भयंकर कनेक्ट है। आप देखो, इस स्थिति में भी वो चुनाव जीते ना उनके ऊपर, जबकि पीक इलेक्शन में मर्डर का चार्ज लगा। तो अब होता है कि आप ये वाले सवाल क्यों नहीं पूछे कि इस मर्डर पे नहीं पूछा, इस मर्डर। तो अब आप इंटरव्यू जब करने जाते हो तो आपको समय लिमिटेड मिला हुआ है। उस लिमिटेड समय में कई बार ये होता है कि आपको त्वरित पूछना है कि चुनाव पे ही बात करनी है। ये पता है कि आप जब डिटेल में जाने लग जाओगे तो उसके लिए एक अलग से इंटरव्यू करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एक इंटरव्यू भी नहीं आया, वो रिलीज करूंगा। ओपी चौधरी हैं, वित्त मंत्री हैं बिहार के, छत्तीसगढ़ के। तो अब उनसे इंटरव्यू किया तो उसमें बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल नहीं पूछा। तो वो सवाल उनसे बतौर मैं वित्त मंत्री नहीं किया हूँ, बतौर दंतेवाड़ा कलेक्टर किया हूँ, जब वो आईएएस थे और दंतेवाड़ा के डीएम हुआ करते थे। तो उनका एक्सपीरियंस जाना है कि तब नक्सलियों का क्या टेरर हुआ करता था और किस डीएम के मन में क्या खौफ होता। तो वो इंटरव्यू आप देखोगे, आपको लगेगा एकदम पिक्चर चल रही, थ्रिलर, कि एक डीएम है, वो अपने घर में सो रहा है, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता और AK-47 लेके सोता है डीएम, जबकि डीएम वेपन नहीं यूज करते। तो वो सारा पूरा थ्रिल। अब उसमें बहुत सारे लोग सोचते कि आपने इस वाले पे बात नहीं की, आपने जमीन वाले मुद्दे उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो AK-47 लेके। अरे वो इंटरव्यू देखना भाई, एक्सेप्ट नहीं, वो ऐसी सी कहानियां उन्होंने सुनाई हैं। मतलब कहानियां क्या, हकीकत। आप सोचो कि एक जिले का डीएम है और उसके बगल के जिले के डीएम को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है और इनके नाम के पर्चे फटे हुए हैं, इनको भी अगवा करने की तैयारी है और इनके पास फोन पे फोन आ रहे हैं कि भाई तुमको घर से नहीं निकलना, और ये बंदा घर से बाहर है। और वो ऐसा इलाका है, वहां पे कोई भी अधिकारी अपनी गाड़ी पे ये नहीं लिख सकता कि जिला अधिकारी या एसपी या कोई भी सरकारी वाहन ऐसा नहीं लिखा रहेगा जिसपे लिखा लगे कि ये सरकारी वाहन है। उनको पता है उससे खतरा है, उनको थ्रेट है। और वो एक गाड़ी में और उनके पास फोन आ रहा है सर, और वो कहाँ पे हो, अच्छा बीजापुर वाली सड़क पे है, ये वो। तो बहुत थ्रिलिंग, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो वो अनंत सिंह का जो उस समय का इंटरव्यू है वो इसी लाइन पे था कि भाई पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ रहे हो आप, जीत हार रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर था। मेरी बहुत इच्छा है कि कभी मौका ऐसा मिले तो अनंत सिंह का मैं लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू करूं। और लेकिन ये मेरे को बाद में बिहार के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बोला कि अनंत सिंह का अपना स्टाइल है बोलने का। जैसे अनंत सिंह का एक क्लिप बहुत वायरल हुई कि आप पत्रकार हैं, हम आपको अभी मार दें तो सरकार क्या कर लेगी। तो मैं भी हंसता हूं। अब लोगों को लगता है कि जैसे टीवी चैनल्स ने चलाया कि पत्रकार को धमकी दी थी, धमकी नहीं दी थी। अनंत सिंह ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही थी। जैसे अगर ये बात मुझे कहनी हो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम को सरकार रोक सकती है, अनऑर्गेनाइज क्राइम को नहीं रोक सकती। भाई खेत का झगड़ा हुआ, 2 भाई आपस में लड़े, एक ने एक को मार दिया, तो कौन रोक पाएगा, वहाँ सरकार क्या कर लेगी। लेकिन अगर ये बात अनंत सिंह कहते तो कहेगी अनंत सिंह ने कहा कि हम आपको मार दे तो सरकार क्या कर लेगी। फिर अगली लाइन में बोला कि भाई को मार दे तो घरे घरे पुलिस बिठा देगी। तो वो ऐसा होता है। मतलब जब भी आप इंटरव्यू करते हो तो अब आपको अगले को भी तैयार करना है कि रात के 10 बजे इंटरव्यू दे। और वो जो इतना अक्खड़ मिजाज का कोई आदमी, अच्छा वो बातचीत में वैसे जब आप बात करने लग जाओगे तो आदमी सहज हो जाएगा तो बात करेगा। लेकिन बाद में मेरे से कई लोगों ने बोला भैया आप पहले जर्नलिस्ट हो जिससे अनंत सिंह ने आप कह के बात किया है या सर बोला है बीच में आपको, वरना वो आदमी तुम और तोरा से ही बात करता है, उसका तरीका ही वही है बात करने का। प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करने का ट्राई किया? अभी तो नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं क्या पूछोगे उनसे? अभी से तो क्या ही पूछेंगे, 5 सवाल जो आपको पूछने हो, जो आपको लगता है जरूरी है हमारे देश के पत्रकार को हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए। वो तो उस समय पे डिपेंड करेगा कि जिस समय इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि आसपास क्या चीजें हो रही हुई ना। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि मन में आप सोच के रखे रहोगे कि ये पूछना है, हो सकता है वो सवाल उस समय तक जो है वाजिब ही ना हो। अगर जैसे अभी इंटरव्यू करना हो मुझे तो मैं उनसे पूछूंगा कि पॉल्यूशन को लेकर आपका क्या प्लान है,
आप खुद यहाँ रहते हो, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसको कुछ सोचते हो कि कैसे इसको ठीक करेंगे, है ना? अगर अभी मुझसे पूछना हो तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई ये अरावली वाला जो पूरा विवाद हुआ क्यों हुआ, इस पे सरकार क्या सोचती है। अभी उनसे पूछना हो तो पूछूंगा कि भाई ये जो नक्सलवाद पे काम चल रहा है, ये कैसे पिछले 2 सालों में सब कुछ बदल गया है। तो वो सवाल हर समय वक्त के हिसाब से डील करना होता है, बट अब वो हो सकता है 6 महीने बाद करेंगे तो कुछ और सवाल हो जाए। वो इस तरीके से होता है, सवाल तो समय के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जैसे इंटरव्यू करते हो आप, बड़े अलग अलग लोगों के करते हो, एक एक्टर का भी इंटरव्यू करा हुआ है, पॉलिटिशियंस के तो काफी सारे आपने इंटरव्यू करे हुए हैं, अभी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट का भी इंटरव्यू कर रखा है, तो कैसे डिसाइड करते हो कि हाँ भाई इसका इंटरव्यू करते हैं, और कैसे उनको अप्रोच करते हो? तो हम जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हम कोई धर्म कर्म का काम तो कर नहीं रहे हैं, और सब कुछ अपनी जेब से कैसे लगा के करेंगे, तो हमें हर किसी का इंटरव्यू करना होगा। जैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट का जो मैंने इंटरव्यू किया, तो उनको आप देखेंगे कि बहुत टाइम से बुली किया जा रहा था, और जो बात वो कह रही थी उसको लो करके फेक एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। और आप सोचो कि किसी को 4 महीने एक तरीके से कहा गया और उसके पास वो सब कुछ है। तो मैंने उनका कुंभ में इंटरव्यू किया था, तो उनसे बातचीत हुई, तो रेडी हो गई कि हाँ मैं इंटरव्यू कर सकते हैं आप जो है, तो उनका इंटरव्यू जाके किया, और आप देखोगे तो बहुत ही सामान्य सी बातचीत है। और जब भी मैं कहता हूँ कि इंटरव्यू आप कर रहे हो तो किसी को जज करके मत बैठो, आप जाओ, उसको देखो, समझो, बात करो। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया आप ये इंटरव्यूज क्यों कर रहे हो, आप तो ये करते हो। तो हमें कंपनी भी तो चलानी है, और उसको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ, फिर जब लोगों की इच्छा है तो फिर आपका ईगो उससे बड़ा नहीं हो सकता, अरे मेरे लायक काम तो नहीं है, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? बहुत सारे ये काम आप खुद ही करते हो, लोगों को रीच आउट करने का? खुद ही करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके? हाँ, व्हाट्सएप से मैसेज करके, फ़ोन कॉल करके, किसी के थ्रू कह के कि भाई करना है इंटरव्यू। बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, या समय नहीं होता है, भाग दौड़ होती है। अभी न्यूज पिंच कैसे कमाता है? व्हाट इज द रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग टाइप ऑफ मॉडल्स देखे। कुछ है जो अपने ही कस्टमर से या ऑडियंस से पैसे लेके सस्टेन करते हैं, कुछ जो है वो ब्रांड्स के साथ काम करके करते हैं। आप लोगों का मेजरली जो टीम को सस्टेन करने का पैसा है वो कहाँ से आता है? तो आप वही है, सेम तरीका है। यूट्यूब से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, उससे तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा तो आता नहीं है। और खास करके जो हम सेंसिटिव इश्यूज कवर करते हैं ना, तो जैसे क्रिएटर्स वाले में तो फ़ायदा ये होता है कि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका यूट्यूब वो ग्रीन पे चलाता है। हमारा क्या है, जैसे आप मान लो किसी रेप विक्टिम का इंटरव्यू कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा जहाँ मर्डर हुआ है वो दिखा रहे हो न्यूज़ में, तो न्यूज़ वालों को बहुत पैसा नहीं देता यूट्यूब। इस तरीके के एक तो यूट्यूब से आता है, फिर प्लस कुछ ब्रांड्स आते हैं जो प्रचार करने के लिए, उनसे थोड़े बहुत पैसे आते हैं। बाकी मैं दर्शकों से पैसा नहीं लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई वैसे भी बेचारे कई बार वो सुपर थैंक्स करते हैं बहुत सारी स्टोरीज़ में देख करके, तो वो अपनी मर्जी से करते हैं, मैं तो नहीं मांगता हूँ। ईश्वर जब तक दिए हुए हैं, अपनी शक्ति से जितना कर पा रहे हैं तो कर लेते हैं, यही तरीका है। और तो कोई बहुत दूसरा तीसरा तरीका तो है ही नहीं। और ये भी नहीं पता होता है लोगों को कि एक वीडियो को बनाने में पैसे भी तो खर्च भी तो होते हैं ना। अरे बहुत खर्च होते हैं, ये मतलब बताओ। वो तो कोई सोच नहीं सकता। वो तो इतने खर्च होते हैं कि आप सोचो, बस एक इमेजिन करो कि दिल्ली से आप पूरी टीम लेकर के बस्तर जा रहे हो, ठीक है, आप फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो। बस्तर पहुंचने के लिए आपको रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर से आप फिर कैब बुक करोगे या गाड़ी बुक करोगे, ठीक है। एक गाड़ी आपने ली और वो गाड़ी आपके साथ 15 दिन चल रही है। अब उसका कितना पैसा है जोड़ लो आप। फिर आप अलग अलग जगहों पर रह रहे हो, आपके साथ पूरी टीम रह रही है, उसका पैसा जोड़ लो, खाने का जोड़ लो। तो एक कवरेज में हमारे बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं। लोगों का तो बस 200 रुपए का रिचार्ज लगता है, और उसमें भी क्या है कि 200 रुपए का रिचार्ज लगा के कुछ भी कमेंट कर सकता है, अरे ये तो बिक गए, ये तो ये हो गया, वो तो हो गया, भैया ये तो ये नहीं था, वो नहीं था। वो जो जैसे किसी को दिख जाता है कि ये 54 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको बनाने में बहुत पैसा, बहुत ऊर्जा और बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेरे दर्शक, मतलब मैं मानता हूँ बहुत रैशनल हैं। न्यूज़ पिंच के जो भी दर्शक हैं बहुत ही रैशनल हैं और दोनों तरफ का सोचते हैं, ऐसा एक तरफा वाले नहीं है। बट सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की मिलती है, जैसे कि 2-3 इंसिडेंट होता है ना, जैसे पटना में था जब कवर कर रहा था और इतना लोग प्यार दे रहे थे, अभी भी बहुत प्यार देते हैं, मतलब ऐसा कोई प्यार में कमी नहीं है। उस समय चुनाव चल रहा था तो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मैं एकदम अंधेरी गली में से कहीं खड़ा हुआ था और एक लड़की ऐसे निकल रही थी वहाँ से, टीचर थी वो, और आके ऐसे अचानक से रुक गई और मेरी तरफ ऐसे देख रही एकटक। तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हुआ कि क्या हुआ। आप अभिनव पांडे हो क्या? मैंने कहा हाँ।
एकदम वो एकदम चहकने लग गई एकदम से। तो मैंने कहा कि हाँ आप आराम से रहो। मैं बोले आप यहाँ कैसे खड़े हो? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही मिलता हूँ लोगों को, ऐसा थोड़ी ना कोई हवा में बादलों में पैर रख के चल रहे हैं। तो बट उन्होंने बोला कि मैंने आपकी वजह से न्यूज़ देखना शुरू किया है। और मेरी मम्मी पूछती तुमको इतना न्यूज़ कैसे पता होता है? तो बोले आपकी वजह से देखना शुरू किया कि मैंने न्यूज़ नहीं देखती थी पहले। इससे ज़्यादा बड़ी कमाई क्या हो सकती है? अगर इस तरह का आपका दर्शक जुड़ रहा है जो नहीं देखता न्यूज़, और उसका भी न्यूज़ में इंटरेस्ट आने लग जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरा है कि जब शुरू किया न्यूज़ पिंच तो बिहार की बौछार कर दी। बिहार में सारे इंटरव्यूज भी लिए कई सारे, फिर बिहार में ट्रेन में जाके भी कवर किया, बिहार में ग्राउंड में जाके भी कवर किया, मगध एक्सप्रेस कवर की, बिहार में फ्लड में बहुत सारे कवरेज दिए, और फिर बिहार में लाइव काउंटिंग जो रिजल्ट्स है उसको भी कवर किया। क्यों बिहार, और क्यों बिहार, और बिहार कैसा है, दोनों पे बात करते हैं। बिहार बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो देखो सबसे ज़्यादा मुझे जगह पसंद कोई तब आती जब वहाँ खाना अच्छा मिले। हाँ बढ़िया। तो यूपी और बिहार का टच देखो क्या है कि जो आप जिस माहौल में पैदा हो, जैसे आप उत्तराखंड से हो तो आपकी जो वो दाल होगी वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आपको वैसी दाल जहाँ मिलेगी वो जगह आपको अच्छी लग जाएगी। तो मैं जैसे यूपी में पढ़ा, प्रयागराज का हूँ, पैदा तो इलाहाबाद में हुआ, बाद में प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज जो है में जैसा खाना मिलता है, तो प्रयागराज से बहुत दूर नहीं है बिहार। मतलब बनारस के बाद जो है आगे चल के भभुआ आ जाएगा, फिर इधर चुनार के आगे से फिर जो है मुगलसराय के आगे से बिहार आ जाएगा इधर भी। तो टच खाने का लगभग एक जैसा मिलता है, मसाले उसी तरीके के होते हैं, और लोग बहुत मिलनसार हैं। मतलब बिहार को लेकर ना एक बहुत स्टीरियोटाइप इमेज बन गई लोगों में, लेकिन ऐसा है नहीं। बिहार के लोग बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्यारे हैं। जैसे मैं किसी स्टेट में जाता था, किसी राज्य में डालता था कि आज यहाँ आऊँगा, तो लोग कहते थे भैया होटल में नहीं रुकना, हमारे घर पे आना। इतने अच्छे लोग होते हैं। तो लोग लगभग हर जगह पे ना अच्छे बुरे हर जगह पे हैं। और चूँकि जिन राज्यों में थोड़ा सा गरीबी रह गई, जैसे बिहार बहुत बिहार को अभी बहुत काम की ज़रूरत है। मतलब आप पटना में ही रहोगे ना तो आपको देख के लगेगा कि यार पटना अगर ऐसा है तो बाकी ज़िले कैसे होंगे इसके, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत है। नीतीश कुमार की सरकार में बहुत सारे काम हुए, लालू यादव की सरकार में अपने उनके समय जो काम हुए होंगे, नीतीश कुमार की सरकार में जो काम हुए, नीतीश कुमार ने लेकिन सड़कें बहुत बनवाई, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब क्यों जीतते हैं उसकी एक वजह यही है। अच्छा, जब ये न्यूज़ पिंच शुरू हुआ, ठीक है, अब मेरे को ये समझना है, जैसे आप लोगों ने शुरू किया, कितने लोगों की टीम थी, क्यों सोचा, कैसे सोचा कि बिहार कवर करेंगे, कितने लोग ऑन ग्राउंड गए बिहार जाते वक्त, कितनी वीडियोस अपलोड करने का पूरी सोचा? टीम बिहार में ही रहती थी, एक दो लोग यहाँ रहते थे। हाँ। बाकी हमने एक फ्लैट ले रखा तो वहीं बिहार में ही रहते थे सब। कितने लोग होंगे जो शुरू में टीम में होंगे? शुरुआत में हमारी टीम में तो वही थे, 2 कैमरा पर्सन, 2 एडिटर, 2 हम, एक 3 7 लोग, फिर 1-2 इंटर्न जुड़े। तो हम लोग जैसे बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं ना वैसे रहते थे, फ्लैट में लेकर के। दिन में शूट किया, वहीं फ्लैट में बैठ के एडिट कर रहे हैं और ये वो टाइप से। ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी, अभी भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, अभी भी 7-8-10 लोग ही होंगे टोटल टीम में। 10 लोग हैं बस? हाँ। और ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं? ज़्यादातर लोग जैसे सोशल मीडिया अनुपम संभालते हैं, और रौनक है वो लिखता है, वो भी सोशल मीडिया चलाता है। वो सोशल मीडिया चलाता है का क्या मतलब? मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, ट्वीट करना, ये सब करना। बट मैं ज़्यादातर मैं ही खुद करता था। अच्छा। इंस्टाग्राम पे जैसे हम और सौरभ रहते थे अपना घूमते, तो वो टीम तो अपना करती थी, लेकिन रील पोस्ट करना, एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि मेरा ये अंगूठा काम करना बंद कर गया था। मतलब इतना जाम हो गया था ना, ट्वीट कर रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, फिर रील पोस्ट कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एकदम जाम सा हो गया था। बिहार में कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, अभी थोड़ा कंटेंट स्लो हुआ है, थोड़ा सा आप देखोगे सब्सक्राइबर बढ़ना भी थोड़ा गति कम हुई थी। अभी जब तानिया का इंटरव्यू किया तो उससे फिर सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि मैं पता है ना उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। और एक लड़की की जर्नी है ना कि देखो सबसे आसान काम होता है, लड़की पे तो सवाल उठाना इस देश का सबसे आसान काम है। तो उनको बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन जब वो सब सारा सच सामने आया उनका, तो फिर अब देखोगे तो बहुत सारे लोग उनको पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहने वाला दर्शक हमें मिला। तो ऐसे दर्शक वर्ग भी जुड़ता है। तो बिहार को खूब कवर किया, घूमा, फिर अभी पहले राजस्थान गए थे, फिर अभी मेरा प्लान है आगे बंगाल, असम, झारखंड, ये 3 राज्य मेरे अगले। तो फिर अलग अलग जगहों से फिर दिमाग में चलता रहता है, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि यहाँ कहाँ जाएंगे, कवर करेंगे, कुछ करें। और देश में इतना कुछ होता रहता है, वहाँ भी जाना होता है कवर करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ 8-10 लोगों की टीम है हमारी, तो सब लोग सब काम करते हैं। अभी आपका क्या प्राइमरी काम रहता है?
यही टॉपिक डिसाइड करना, रिपोर्ट करना, एंकर करना, प्रोड्यूस करके उसको निकालना, यही सारा काम होता है। क्या चलता है न्यूज़ में, क्या चलता है? या इसको ऐसे आंसर करते हैं कि एक न्यूज़ जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो क्या वो सोचते हैं कि हम ये चीज़ें कवर करेंगे? जो त्वरित चल रहा होता है वो तो न्यूज़ में तो वही चल रहा है ना। सो सिर्फ जो अभी टॉपिकल है चीज़ें जो अभी न्यूज़ पे आ रही हैं वही चलेंगी। हाँ, वही चलेगी। न्यूज़ पिंच में ऐसा नहीं है कि एक इंसान साइंस कवर कर रहा है, एक वाइल्ड लाइफ कवर कर रहा है, वही चीज़ है ना, यही तो करना है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जब टीम बड़ी कर लूँगा, जब थोड़ा सा सेक्शन बड़े कर लूँगा, तो अलग अलग चीज़ों को करना है। कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को सब कुछ मिल सके। मैं सब कुछ अभी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, बट जितना अपने एक शारीरिक क्षमता में जितना हमारी टीम प्रोवाइड करा पा रही है, तो हम सौरभ, सुल्तान, सब लोग मिल करके वो कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। हाँ, बाकी सब भी तो कवर करना है ना। जो जैसे भाई बाकी चैनल्स में जैसे मेरी से ज़्यादा आपकी टीम बड़ी है ना। हाँ हम लोग 30 लोग हैं, आप लोग 10 लोग हो। हाँ, तो जो है और टीम बड़ी हो जाएगी और लोग जुड़ जाएंगे, तो भी वो भी बड़ा एक चैलेंज है। अभी हायरिंग वायरिंग करना है मुझको, अभी ऑफिस सेटअप हो रहा है। एक बार ऑफिस सेटअप हो जाए फिर हायरिंग करना है। हायरिंग में मुझे थोड़े अलग टाइप के लोग चाहिए होते हैं। कैसे लोग चाहिए होते हैं हायरिंग जब करते हो? क्या पूछते हो, मुझको क्या ढूंढते हो? पागल टाइप के लोग चाहिए होते हैं। मेरे जैसा पागलपन हो किसी में, हमारे जैसा पागलपन हो कि अगर काम कर रहे हैं तो फिर तब तक कर रहे हैं कि जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, और मस्ती कर रहे हैं तो तब तक कर रहे हैं जब तक मस्ती पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। मतलब हाँ ठीक है, छुट्टी, आज सर छुट्टी ले लेंगे, हाँ ठीक है घर पे बैठो, कोई बात नहीं, आज घर से काम कर लो, ये कर लो, कर लो। बट जब काम है तो फिर सबके गियर अप होने चाहिए। फिर मैं बहुत वैसे मैं इतना अच्छे से बात नहीं करता हूँ। फिर जब मेरा काम फंसा होता है तो फिर सब जो है गाली खा रहे होते हैं, ये कैसे नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। फिर मतलब मेरा एक वो भी रूप है, मतलब झूठ क्यों बोलना, कि मैं इतना सॉफ्ट स्पोकन फिर नहीं रहता हूँ। फिर सब जो है एक लाइन से जो है सुन रहे होते हैं। बट बाकी ऑल द टाइम तो ठीक चलता है। फील्ड में रहता हूँ तो जो है खुद ही सब हाथ में रहता है, एडिट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये वो आमतौर पर नहीं होता है। बट हाँ, सुनते तो सब हैं फिर मतलब हम भी सुन के बड़े हुए, हमारे सर थे तो वो, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो तो ऐसे निखिल सर थे। हम लोग जब शुरू में एबीपी न्यूज़ में थे, एक कोने में बैठते थे हम, उस कोने में बहुत बड़ा सा न्यूज़ रूम होता था। यहाँ के तुम ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। अच्छा, सबको लगता, गाली नहीं देते थे। वो एक तकिया कलाम था, वो भी मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, तो वो कभी उनकी गाली बुरी नहीं लगती थी। वो पता था कि ये अगर ये गाली नहीं सुनेंगे तो सीखेंगे नहीं। आज हम लोग जो भी थोड़ा बहुत सीखे वहीं से सीख के आए हैं। जब छोड़ा तब कमाई का प्रेशर था? इतना तो पहले ही पता था यार कि कितना भी हो जाए भूखों नहीं मरेंगे, है ना। इतना तो पहले से ही था, कुछ भी हो जाए भूखों तो नहीं मरेंगे, इतना काम तो आता ही है। मेरा प्रेशर ये था कि चैनल कैसे बनाएंगे, बाकी लोगों को कैसे सैलरी देंगे। तो कर लिया, हो गया। अब धीरे धीरे हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, लोग पसंद करेंगे, देखते जाएंगे न्यूज़ पिंच, तो और अच्छा होता जाएगा। डिजिटल न्यूज़ का उसका फ्यूचर क्या है? वो तो चले, उसी का फ्यूचर है, स्वरूप बदलता रहेगा। देखो, रिपोर्टर की नौकरी एआई नहीं खा सकता, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का कवर करने के लिए आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा। एआई साहब बता सकते हो ऐसे प्लेन उड़ा, ये हुआ, ये या वो आपको जब तक वो नाक में शव जलने की दुर्गंध नहीं लगेगी तो आपको पता नहीं चलेगा वो पीड़ा क्या थी। और जब जाके सोते थे ना होटल में तो कपड़ों में स्मेल रहती थी शव के जलने की। आप सोचो एक साथ 200 लोग मरे हैं, नाक में स्मेल ऑल द टाइम बनी रहती थी। स्टैम्पेड हुई, आप देखोगे स्टैम्पेड, जब आपको कभी फंसोगे तो आपको पता चलेगा 6 फुट का आदमी हाँफ जाता है, रोने लग जाएगा, इतना भयानक होता है। बट जो स्टैम्पेड हुई वो उसने बहुत कुछ बदल दिया। मुझे याद है अभी भी, वो भूलता नहीं, एकदम बहुत उत्साहित था। पहला जो है शाही स्नान कवर करने जा रहा था, सारे अखाड़ों में जोश था, डम 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 बज रहे हैं, डमरू बज रहा है, हर हर महादेव। नागा अपना श्रृंगार कर रहा है। नागा को श्रृंगार करते देखना अपने आप में जो है ना अलग वो देता है, रोमांच देता है। वो काजल लगाएगा, वो शहद पान कराते हैं अपने लिंग को, और उन नागा के भी जितने श्रृंगार स्त्रियां करती हैं उससे ज़्यादा श्रृंगार नागा के होते हैं। भस्म रगड़ रहा है अपने शरीर पे और पूरा एकदम उद्घोष है, अद्भुत सा नज़ारा रहता है। तो रात के 2-2:30 बजे करीब एक फ़ोन आया कि भैया ऐसा लग रहा है स्टैम्पेड हो गई है संगम में। तो लगा यार, इतना उत्साह में थे ना, ठीक है यार हुआ होगा कुछ, चलो बाद में देखेंगे, अभी तो शाही स्नान निकल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फोन, भैया ज़्यादा लोग मर गए हैं। तो ऐसा होता ना कि इसे हवा चल रही है और फिजा ही बदल गई एकदम से।
सब नागा साधु संत जितने सबके कंधे झुक गए। ऐसा लगा कि क्या मतलब अनर्थ सा हो गया है, सब डिमोरलाइज एकदम से लग रहा कि मतलब ऐसे रोशनी के बीच में अचानक से कुछ अंधकार आया और एक बार में सब कुछ अंधेरा कर दिया हो। एकदम सब शांत, सब खुसुर फुसुर करने लग गए आपस में। नेटवर्क उतना अच्छा होता नहीं है, चर्चा, क्योंकि इतनी भीड़ में इतना नेटवर्क नहीं काम करता, सब चर्चा कर रहे हैं कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या, ये वो टाइप से। अब मेरी कोशिश थी कि मैं उस पार कैसे जाऊं, क्योंकि मैं तो इस पार था नागाओं के साथ में, साधुओं के साथ में, उस पार जाने की कोशिश थी। उस पार जाने का सरकार ने मतलब प्रशासन ने रोक दिया, क्योंकि इतना बड़ा स्टैम्पेड हो गया वहाँ पे। अच्छा, गवर्नमेंट ने स्टैम्पेड क्या हुआ कैसे हुआ वो तो आपको देखना पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, ओवरफ्लो हो गया था, लोग वहाँ बैठे हुए थे, कई सारी चीज़ें हैं, मतलब एग्जैक्ट तो अब कोई रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। मतलब वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, अच्छा क्या होता है, बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, उनको लगता है सूर्योदय होगा तो स्नान करेंगे, तो वहाँ बैठे रह गए। बहुत सारे लोग स्नान कर लिए तो फिर कपड़े वपड़े भी वहीं पे सुखाते हैं, बैठे रह गए, ये वो। स्टैम्पेड में कुछ नहीं होता है। स्टैम्पेड में एक आदमी के गिरने की देर होती है, एक आदमी गिरेगा स्टैम्पेड हो जाएगी, फिर सब भागेंगे, और भागते ऐसा आदमी कि वो लगता है कि किसी के ऊपर पैर रख के कैसे निकल जाओ इससे, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी होती है। तो स्टैम्पेड में हमेशा कमज़ोर आदमी मारा जाएगा, जो गिरा वो उठ नहीं पाएगा। अगर कोई गिर गया स्टैम्पेड में, बुजुर्ग है, महिला हैं, बच्चे हैं, इसलिए आप देखोगे जब भी जहाँ भी स्टैम्पेड होती है ज़्यादातर महिलाओं की मौत होती है या फिर बच्चों की। शारीरिक उससे नहीं है कि एक बार गिरे तो झटक के उठ जाए, नहीं उठ पाएंगे भाई। सोचो आपके भड़बड़ 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 लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। स्टैम्पेड हो गया वहाँ पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुँचने की, तो बहुत सारे पुलिस वाले पहचान रहे हैं, वो जाने दे रहे हैं, अच्छा यहाँ भैया इसके आगे मत जा पाओ, इसके आगे नहीं जा पाओ। अब फिर जो पीपे का पुल होता है, पुल ही बंद कर दिया तो कैसे जाओगे आप? मतलब कोई पुलिस वाला आपकी अपनी नौकरी तो आपके लिए खतरे में डालेगा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि आप दिखोगे नहीं, आप इकलौते हो जो पुल पे जा रहे हो, मतलब 20, 22, 25 पुल सब बंद हैं और आप इकलौते जा रहे हो तो दिखोगे ही। और सरकार ने तो रोक दिया। ये स्नान जो था वो एक अखाड़ा जा चुका था, आई थिंक ये क्या 2 जा चुके थे, एक रास्ते में था, वापस आया, सब रुक गया। मैं भी जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। अब इस तरफ तब तक पता चल चुका था स्टैम्पेड हो गई, स्टैम्पेड हो गई, स्टैम्पेड हो गई। इधर भी पूरी भीड़ इकट्ठा हुई, सब स्टक हो गए, जो जहाँ था वहीं स्टक हो गया। मतलब वो दृश्य तो मैं भूल नहीं सकता। मौनी अमावस्या के दिन सोचो, ब्रिज है, 2-3 ब्रिज हैं, वो शहर जो है हमारा 3 तरफ नदियों से घिरा हुआ है, 3 ब्रिज हैं। जिस ब्रिज को मैं देख पा रहा था मेरी आंखों से, 4 लेन का ब्रिज होगा, 4 लेन, चलो 2 लेन, एक इधर साइड एक सड़क उस साइड, ऐसे ब्रिज पे से पूरी भीड़ लहरा रही है, ऐसे पूरा ब्रिज पे एकदम आदमी इकट्ठा है, एकदम जमा है। और अगर मतलब हेलीकॉप्टर से सरसों गिरा दी जाए ना तो जमीन पे नहीं गिरती सरसों, इतनी भीड़, और पूरी भीड़ लहरा रही एक तरीके से। तो मुझे फिर एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया, फाफा मऊ वाले पुल पे इतनी भीड़ हो गई थी, एकदम सब स्टक है, एकदम कोई हिल नहीं पा रहा है, कोई इंसान इधर से उधर नहीं जा पा रहा है। एक बाप बेटे दोनों, बाप अपने बेटे को गोदी में लिए हुए और गले पे लगा के खड़ा हुआ है, और आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि पापा कूद जाए क्या नदी में। उनको लग रहा है इसमें फंसे रहेंगे तो मर जाएंगे, कूद जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब सारे तंत्र सब कुछ असहाय हो रखे थे। स्टैम्पेड हो गई इधर, सब जगह खबर फैल गई। वो एक स्टैम्पेड दूसरे उस पार हुई जिस तरफ मैं था, और स्टैम्पेड की खबर ही नहीं थी, क्योंकि सारा मीडिया जो है वो संगम तरफ होता है। संगम ही सबसे स्पॉट, कोई सेलिब्रिटी आ रहा, कोई आ रहा, कोई लोग, या सबको संगम जाना, तो संगम पे ही सारा मीडिया होता है। अब लोगों को लगता है कि यार इधर क्यों नहीं पहुंचे मीडिया, जब इस पार ही नहीं आ पा रहा है तो पहुंचेगा कैसे कोई। मेरी किस्मत थी कि मैं इस पार रह गया था, मेरी दूसरी टीम थी, उन्होंने उधर साइड कवर और किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने जैसे ही स्टैम्पेड हुई बहुत जल्दी, इनका इवैक्यूएशन प्लान बहुत अच्छा था, बहुत ही जल्दी जो है सारी बॉडीज को उठाए, रैपअप किए और तुरंत कॉरिडोर बना के खट 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 कर अस्पताल पहुंचाया। उसको लेकर के शवों की संख्या को लेकर विवाद है, कितने थे, क्या थे, ये वो टाइप से। अब देखो क्या है, जर्नलिस्ट को तो जो गवर्नमेंट बताएगी या तो वो मानना पड़ेगी या तो खुद सामने गिन दे। आप अपने से कोई नंबर बताओगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाओगे ना उसको। बहुत सारे लोगों पे मुकदमे हुए उस टाइम पे, क्योंकि वो बोल रहे थे इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग, तो उनके पास प्रूफ नहीं है। सरकार तो फिर भाई उससे एक पैनिक भी क्रिएट होता है ना, उस पैनिक को कंट्रोल कैसे करेगी भाई, फिर मुकदमा करेगी तो और लोग नहीं बोलेंगे इस तरीके की बातें। अब पूरा रात भर ये कवरेज करते हुए, फिर इधर पूरी भीड़ थी, अखाड़ों में पूरी भीड़ भर गई। फिर साधु सब कह रहे हैं बाहर जाओ, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, मैं ट्रैक्टर पे खड़ा होकर पूरा देख रहा हूँ आसपास नज़ारा। मतलब बहुत ही सबके मन में आशंका थी क्या हो गया ये वो। फिर ये करते करते सुबह के 8-9 बज गए।
अब पूरी रात पिछली रात जगे हुए हैं उत्साह में कि यार ऐसा होना है, फिर पिछला पूरा दिन जगे हुए हैं, फिर रात भर हो गया, अब जो शूट किया वो भेजना है कि उसको कैसे लगे ये वो। फिर जहाँ मैं रुका था वहाँ पहुँचने ही वाला था, देखा 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, एकदम थका हुआ, बॉडी एकदम लस्त पस्त हो रखी, देखा एक 6 फीट का आदमी फपक फपक के रो रहा है। आमतौर पे आप देखते हो कोई हट्टा कट्टा आदमी एकदम रोए तो एक अलग से आपकी नजर जाती है। मुझे क्या हो गया, अब वो पूरा कैमरे जैसे मैंने वीडियो ऑन किया वो एकदम रोने लग गया कि भैया साक्षात मौत देख लिए, पूरे परिवार के बच्चे ये वो सब लोग ऐसा लग रहा था कि अब चले जाएंगे, सब लोग ऐसा लग रहा था कि सब 1 मिनट में सब आंखों के सामने आ गया था, पूरा परिवार ये वो। कोई भी स्टैम्पेड बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हमारी आपकी सोच और कल्पना से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि उसमें आदमी असहाय हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। फिर 11 साढ़े 11 बजे जो है मैं पहुंचा एक जगह पे कि मुझे पता लग गया था, तब तक एक आध वीडियो आ गया था, हल्दीराम स्टोर पे कुछ हुआ है और ऐसा वैसा। उसके बाद जो है मैं पूछा साधु से कि कुछ हुआ है क्या इधर, तो बोले कुछ नहीं बोलेंगे, चले गए वो। अब भी हम खोज रहे हैं। अच्छा वो दिखता ऊपर से खुला खुला सा है, लेकिन नीचे तो पूरी बाउंड्रीज होती है ना, 3 की बाउंड्रीज होती है, आपको पता नहीं चलेगा। और कोई गूगल मैप नहीं काम करता, नदी में कौन सा गूगल मैप काम करेगा, उसको तो गूगल मैप को तो नदी दिख रही है। खोजते 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 फिर एक जगह पहुंचे जहाँ बहुत सारे चप्पल पड़े थे, तो मुझे लगा यार यहाँ कुछ तो हुआ है। दुकान वाले से बात की, दुकान वाला कह रहा है हाँ बहुत भीड़ हो गई थी ये वो, लेकिन कुछ देख ही नहीं सकता ना, जहाँ होगा जो फंसा है बस उसी को दिख रहा है। मतलब मैं सड़क किस किनारे मेरी दुकान है, आप उस किनारे हो, तो अगर उस किनारे कुछ हो रहा है तभी आप देख पाओगे, इस किनारे का आपको नहीं दिखेगा। मेरे किनारे होगा तभी मैं देख पाऊंगा, उस किनारे का मुझे नहीं दिखेगा, इतनी भीड़ है दुकानों में एकदम सब। तो वो बोल रहा है कि मेरे को तो ऐसा हो गया था, मैं नहीं देख पाया, मैं तो हार्ट का मरीज हूँ, मैं बहुत डर गया था, मैं अंदर चला गया। फिर वहाँ से जाके राइट लिया, फिर चप्पलों की संख्या और बढ़ती गई। फिर एक छोटी सी पुलिया थी, उससे पहले एक भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति बैठे हुए थे, उनसे बात की ये वो टाइप से। फिर थोड़ा और आगे ये पुलिया पार की तो देखो अरे बाप रे, पूरा जेसीबी लगा करके कपड़े हटाए जा रहे थे। तो मैं एकदम कैमरा पर्सन चिल्लाया इधर, और कुछ नहीं तो मतलब कोई रॉ एकदम, वो जैसे कैमरा लेके आ रहा मैं माइक लेके शुरू हो गया, फिर जो दिखता गया वो बताता चला गया। तो वहाँ पे भी स्टैम्पेड हुई थी, वहाँ पे भी लोग मरे थे, कितने मरे थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने अपने सामने बॉडी देखी वो बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों की जान गई। और चूंकि मैंने उनके फिर जो जिनकी वहाँ पे पर्टिकुलर डेथ हुई थी उनके घर पे भी मैंने जाकर कवर की, झूसी की एक महिला थी, तो बहुत ही तकलीफ देह था, बहुत ही पीड़ादायी था। वो थे जो बता रहे थे कि मेरी भाभी गई, मेरी भाभी गई, मेरी भाभी ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी। फिर मैं बॉडी को लेकर के बैठा रहा 8 घंटे, मतलब सोचो कि 2 घंटे दूर, मतलब 2 किलोमीटर दूर किसी का घर है, वो 8 घंटे बॉडी लेकर के बैठा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, इस तरीके की स्टक हो रखा है मामला। और फिर वो बॉडी को मैं प्रोटेक्ट करता रही वो। तो मैंने कहा सबसे बड़ा पीड़ादायी तो यही कि आप जिसको थोड़ी देर पहले भाभी कह रहे थे उसको आप बॉडी कह रहे हो, इससे ज़्यादा तकलीफ दे क्या हो सकता है। अच्छा, जब ऐसी चीज़ होती है, इवेंट होता है, तो फिर अपने आप को ये इवेंट कवर किया, स्टैम्पीड जैसा बड़ा इवेंट कवर किया, तो इमोशनली भी ड्रेनिंग रहा होगा। उसके बाद क्या करते हो, रिफ्रेशर लेते हो या तुरंत बाद दोबारा? अरे उसमें सांस लेने की फुर्सत नहीं थी उसमें, तो फिर तमाम कड़ियाँ फिर मिल रही थी। वो मतलब मैं 50-60 घंटे लगातार कवरेज किया था ना, उसमें तो सोया ही नहीं था ना, 50-60 घंटे लगातार नहीं कवरेज सोया था। यहाँ गए, फिर ये बता रहे हैं ये कहानी, ये यहाँ में इनकी जान गई है, अस्पताल गया, यहाँ गया, पूरी सारी कड़ियाँ मिलानी पड़ती ना आपको कि एज ए जर्नलिस्ट। फिर सारे सवाल, अब एक जगह से आपको ये पता चला है तो एक लाइन पता चली, इसके इधर के जितने सवाल हैं वही तुम्हारा काम होता है, सारी कड़ियाँ मिलाना, ताकि हम ये बता सकें कि हम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। आज के टाइम पे तो तुरंत तो प्रोपोगेंडा वॉरफेयर शुरू हो जाता है ना कि यार यहाँ तो कुछ था ही नहीं, अगले दिन तो सब साफ हो गया, ये वो। जो कवरेज कर रही लड़की जो बता रही वो तो चली गई, वो लड़की खुद ही बहुत डर गई बेचारी, उसके माँ बाप ने उसको बुला लिया, कलकत्ता की थी, फिर वो चली गई, वहाँ बनारस में रहती थी, पढ़ती थी। लेकिन वही है कि हमें तो बताना होता है भाई ये चीज़ें हुई ऐसे ऐसा। 50 घंटे 2 दिन तक बिना सोए फिर वो हाँ। रिपोर्टिंग की। अरे उसके बाद उस समय तो फिर ऐसा एकदम वाइट मैन बर्डनशिप सा आ गया था कि हर आदमी फ़ोन कर रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो मेरा फ़ोन तो शांति नहीं हो रहा था। मैं जब वो रिपोर्ट पब्लिश किया 50-52 घंटे बाद मैं जब सोया, मैं सो के उठा हूँ, तब तक मैं लगा के सो गया। मुझे पता था कि अब ये रिपोर्ट जो है इसको देश देखेगा बहुत ज़्यादा, मैं लगा के सो गया। 10-11 बजे सोया, फिर 6 बजे उठ गया। जो सो के उठा तो मेरे फ़ोन में 166 मिस कॉल थे।
मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, कोई कॉल बैक नहीं किया। ये सब लोग को फ़ोन ऐसे ही आ रहा है, बहुत सारे अननोन नंबर से, बहुत सारे अधिकारियों को फ़ोन आ रहे होंगे, बहुत सारे नेताओं को फ़ोन आ रहे होंगे, ये वो टाइप से। उन्होंने कहा यार अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं अभी सबका जवाब दूँ, ये करूँ। मैं तो एक तो नींद नहीं पूरी थी, तो नींद ना पूरा होना अपने आप में एक बहुत भयंकर नशे जैसा होता है। तो मैंने कहा नींद पूरी करें, फिर तब तक उठे, फिर फ़ोन आ गया, भैया ऐसा यहाँ हो रहा है, ऐसा वहाँ हो रहा है, फिर वहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हैं रात में, फिर चेस कर रहे हैं, कुछ कवर कर रहे हैं, फिर वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग हंसते हंसते वापस आ जा रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो ये वो। फिर पता लग रहा है अस्पताल जाना है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, अपने अपने परिजनों को खोज रहे हैं। तो बहुत ही अलग कवरेज थी। लेकिन जब इस स्टैम्पीड की कवरेज की, उसके कितने दिनों बाद वीडियो आउट हो चुकी थी? रात में की, सुबह लगा दिया, उसमें कोई आउट डिले करने के थोड़ी ना वो था, उसमें डिले कैसे कर सकते। रात में शूट किया, फिर 4 बजे एक इंटरव्यू किया, फिर सुबह जो है 8 बजे पब्लिक कर दिया उसको, वीडियो को। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उसको कवरेज कर निकालने में। 8 बजे करीब पब्लिक कर दिया, 8 बजे ही कर दिया था। अब क्या एज ए जर्नलिस्ट हम लोग ना बड़ा रूथलेस हो जाते हैं कई बार, मतलब बहुत कोड हार्टेड हो जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं ना आप अपनी आंखों के सामने। जैसे चांदनी चौक में जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो हम चांदनी चौक में कवरेज कर रहे हैं और वहाँ हम खड़े हैं, और ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से 500 मीटर दूर ब्लास्ट हुआ, और मैं ऐसे जब बगल मुड़ रहा हूँ तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि किसी इंसान के शरीर का लोथड़ा एकदम बर्न हो करके उतनी दूर उड़ के आया है। वहाँ पे भी इस तरीके से जो, तो हम लोग देखते देखते फिर थोड़ा आदी हो जाते हैं। कई बार बहुत तकलीफ होती है ह्यूमन ट्रेनिंग ग्राउंड पे जब काम कर रहे होते हैं, बट कर रहे हैं। अब जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो काम ही है। और मैं तो मानता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद्र जी कह गए हैं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे, तो ईमान की बात करते रहो, जो सच है उसको दिखाते रहो। एक ना मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, या फिर ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती कि न्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो थोड़ी रफ होती है, रूड होती है। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो इसलिए भी है क्योंकि टाइम जल्दी करो वाला इकोसिस्टम है। बट क्यों होता है ऐसा कि गाली खानी ही पड़ेगी, नहीं तुम्हें टाइम पे करना ही पड़ेगा? डेडलाइन होती ना, हमारी डेडलाइन नहीं होती। यूट्यूब में कोई डेडलाइन नहीं होती। उसमें 7:59 पर बुलेटिन जाना है तो उतने पे ही जाएगा। टीवी में अपने चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि टीवी में लोग काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उनकी डेडलाइन होती है, उनको एक सर्टेन लिमिट होती है। आधे घंटे का प्रोग्राम, उसमें 12 मिनट का ब्रेक है, तो उस ब्रेक का भी ख्याल रखना, क्योंकि ब्रेक से ही परिवार चल रहा है, लोगों की नौकरियां आ रही हैं, तो आपको कंटेंट उतना ही बनाना है। तो सोचो कि आपको ये बाउंडेशन कर दिया जाएगा, इतना ही 8 मिनट का ही कंटेंट जाएगा, और रोज का ये रहे। तुम्हारा जो भी वीडियो बना रही हो, तुमको वो यार इसमें तो कहाँ इतनी देर में कह पाऊंगी। उनके पास होता है कि 3 मिनट का एक पैकेज जाएगा, 2 मिनट का एक पैकेज जाएगा, 4 मिनट का एक, 5 मिनट का एक, 15 मिनट का एक फिक्स लिमिटेशन होती है टीवी में काम करने की। तो टीवी के अपने चैलेंजेस होते हैं। टीवी में जो है 2-3 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक इनपुट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे खबरें आती हैं, रिपोर्टर भेजता है, ठीक है। फिर एक आउटपुट डिपार्टमेंट होता है जिस तक वो खबरें पहुँचाई जाती हैं। अच्छा, ये हम लोग, मैंने जब मास्टर्स की थी तो मेरे को बहुत हाई-फाई इंग्लिश लैंग्वेज, लंबे लंबे सेंटेंसेस, सेमीकोलन यूज कर रहे हो, ऐसा सिखाया गया था कि तुम नॉलेजेबल हो तो तुम जितना तुम्हें वर्ड्स आते हैं सब यूज कर दो। आम लोगों की भाषा में बात करनी चाहिए। हाँ, भाषा बताओ। आम आदमी जो भाषा समझता है उसी भाषा में बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप एक तरीके की हिंदी यूज करते हो, और क्या वो हिंदी हेल्प करती है? देखो, दुनिया की जो सबसे ताकतवर चीज़ है पता है क्या है? भाषा। भाषा से ताकतवर इस दुनिया में कुछ नहीं। पूरी दुनिया में लोग, ये हथियार, ये बम, ये धर्म, ये वो, ये जाति, सबसे ताकतवर होती भाषा। भाषा इतनी ताकतवर होती, भाषा जो कनेक्ट बनाएगी वो कोई नहीं बना सकता। देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, तीसरा देश बना इसी देश से, वो भाषा के नाम पे बना। देश के सारे राज्य भाषा के नाम पे बने हुए। भाषा सबसे मजबूत चीज़ होती है। मतलब जाओ आप किसी गांव में, अमेठी में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, गांव में कोई महिला बैठी रहेगी, आप उससे जाके बात करने की कोशिश करो, दीदी कैसी हैं आप, ये वो शर्मा के भाग जाएगी। जैसे आप जाओगे, का दीदी का हाल बा, ठीक हूँ, ऐसा मुस्कुराएगी ना, ऐसा हंसेगी वो आपसे, लगेगा यार ये हमारे बीच का कोई आदमी है। तो आपकी जो भाषा होगी, उस भाषा में आप लोगों से, जब मैं उस इलाके में रिपोर्ट कर रहा होता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ, मुझे पता है यहाँ की भाषा क्या है।
ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार पूछ सकता है कि जो इंसान केयर करता है, जो एक्चुअली इंसान नहीं, बोलेगा? देखो, जिससे फिर वही बोलेगा। लिमिटेशन है सबके पास। हाँ, ठीक टीवी है। वाले पत्रकार के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो 1 घंटा बातचीत करे किसी एक ग्रुप के साथ। उसको तो पता है 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं चलाना है, तो उसी तरह सवाल पूछेगा। जो यूट्यूब वाले हैं जिनके पास समय है, उनको तो बहुत तसल्ली बख्श तरीके से लोगों की जिंदगी में दाखिल होना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वो कभी नहीं बताएगा आपको, कभी नहीं, और बताएगा तो गलत बताएगा। जब आप उससे पूछो क्या करते हो, अच्छा कितने बीघा खेत है, क्या क्या उगाते हो, अच्छा धान की रोपाई चल रही है, कौन सी किस्म का बीज लाते हो, कहाँ से लाते हो, खाद कौन सा लगता है, यूरिया डालते हो या फिर जो है नॉर्मल खाद यूज करते हो, मिल रही ठीक से, पैकेट मिल जा रहा है ठीक से, यूरिया जो आपको मिलता है वो मिल रहा है ठीक से, डीएपी मिल रही है ठीक से। तो फिर वो बताएगा अरे भैया इतना कट्ठा आता था पहले, 50 किलो आता था, अब तो 40 किलो ही आता है, पैसा उतना ही लगता है, उससे ज़्यादा हो गया है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा तो फिर कितने का कटेगा तो कितना निकलेगा, तो कितना बचता है, कितना खाओगे आप, क्या करोगे, ये वो टाइप से। तो फिर सरकार जो दे रही हो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब वो खुलेगा, अरे कुछ नहीं मिला है, अरे मिल रहा है, अरे बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ख़राब कर रही है, बहुत जो भी उसका है वो फिर आने लग जाए। टाइम तो दो उसको, उसके जीवन में दाखिल हो, बच्चे क्या करते हैं, क्या बनाना चाहते हो, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हर आदमी के सपने को समझो। फिर आपके साथ जो खुल के बात करेगा वो, फिर वो सारे एक्सपीरियंस आपको बताएगा। इसे मैं देखता हूँ कई बार लोग कैमरे पे रो देते हैं, आँखें गले लगते हैं, वो तो वो आप ज़िंदगी में दाखिल हो। मेरे को बहुत मज़ा आता अलग अलग लोगों से मिलने में, अलग अलग जगहों पे। और मैं जो है मतलब जो अंत्योदय, जिसका एक शब्द होता है ना, अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति, इस देश के आखिरी व्यक्ति से लेकर के जो एकदम टॉप फर्स्ट पे खड़ा है, मैंने सबको कवर किया, लगभग सबको कवर किया लगभग। तो सबके मतलब मुझे समझ में आते हैं कौन क्या चाहता है, कैसे रहना चाहता है, सबसे मैं बात कर लेता हूँ। तो बात करना आपको, जब आप बहुत अच्छे से समझने लगो, किसी को बैठ के सुनो समझो, मतलब कश्मीर से लेकर के जितने भी बड़े बड़े इश्यूज लास्ट दिन में हुए हैं सब लगभग कवर किया है। तो लोगों को सुनो, लोगों से खूब बात करो, समझो। अभिनव, आप किसको देख के सीखते हो? कई नाम आपने लिए जो आपके गुरु भी हैं, आपने बोला आपकी लाइफ में गुरु भी हैं, बट एज अ जर्नलिस्ट किसका इंटरव्यू लेने का तरीका आपको पसंद है, किसके क्वेश्चंस आपको पसंद है? कोई है ऐसा? बहुत सारे लोग अच्छा इंटरव्यू करते हैं, और इंटरव्यू में टीवी में आप देखोगे तो मुझे इंटरव्यू लेने का तरीका रजत शर्मा का अच्छा लगता है। कम टाइम में वो ज़्यादा कंटेंट निकाल लेते हैं। यूट्यूब में सौरभ जी बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, वो बहुत रिसर्च के साथ बैठते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना अपना तरीका है इंटरव्यू करने का, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी से तो सीखते ही रहते हैं। और रिपोर्ट्स, मुझे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता समझता हूँ, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनका मतलब मुझे जर्नलिस्ट ज़्यादातर वो प्रभावित करते हैं जो ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं। मतलब मैं बार बार कहता हूँ मुझे सोफे के सरदार उतने पसंद नहीं आते जितने पत्रकारिता के पैदल सिपाही पसंद आते हैं। तो अच्छा करते हैं लोग, तो मैं देखता हूँ कई बार। अब आईएमसी का बताओ अपना एक्सपीरियंस। आईएमसी तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ना, बहुत ही प्यारी जगह है। मैंने भी अप्लाई किया था उसके लिए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ तो उसका बहुत मलाल नहीं होना चाहिए। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जीवन में। ये आईएमसी बहुत ही अच्छी जगह इसलिए कि आईएमसी बहुत पढ़ना नहीं होता है। जब हम थे तो पढ़ना नहीं होता था। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ मीडिया की पढ़ाई होती है, और मीडिया की पढ़ाई में ग्रेजुएशन में जो पढ़ लिया उससे ज़्यादा क्या ही पढ़ाओ, यही पढ़ाओ ना। कैमरा है, लेंस है, ओमनी माइक है, फलाना माइक है, 4 थ्योरी रखी हुई है जो किसी काम की नहीं आती है आपको, ठीक है, वो सब पढ़ाया तो वो आप पढ़ चुके होते ग्रेजुएशन में। लेकिन आईएमसी जो है वो आपको सिखाती बहुत है, क्योंकि आपके आसपास फिर बहुत सारे लोग आते हैं। आपके पास में जेएनयू है, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की बातचीत हो रही थी। आप वहाँ जाओगे, आपको मतलब मेरे को बहुत सारी फनी इंसिडेंट भी मेरे जीवन के। तो वहाँ पे आईएमसी में आप सीखते हो। अब वहाँ पे बात कर रहा है कोई फ्रांस की क्रांति की, तो आपको लगता है अच्छा फ्रांस में भी कोई क्रांति हुई थी, हमको लगा हमारे यहाँ ही हुई थी। फिर आप थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करते हो। वो बात कर रहा है रूस की क्रांति की, वो बात कर रहा है चे गुवेरा की। मतलब मैंने टी शर्ट पहनी हुई, मेरे टी शर्ट पे चे गुवेरा की फोटो बनी है, मुझे पता नहीं आदमी कौन है। मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा पता नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कौन है, तो मुझे बताया चाहिए। तो फिर आपको लगता है कि यार जिसकी टी शर्ट पहनी उसके बारे में नहीं, फिर उसके बारे में आप पढ़ते हो। तो ये आईएमसी सिखाता है
कि नए नए लोग मिलाता है आपको, फिर आपका बौद्धिक विकास देता है बहुत ज़्यादा। तो इस पे बात करते हैं। आपने जितने इलेक्शन कवर किए वो बताओ, और कौन सा आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग या फिर ऐसा रहा जिसने आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा? इलेक्शन का जो स्वरूप होता है ना, वो कमोबेश एक जैसा होता है, कोई भी हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कवर कर रहे हो, किस राज्य में हो। पार्टी बदल जाती है, तरीके वही होते हैं, हर राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और अपने राज्य की जो पर कैपिटा इनकम होता है उस हिसाब से पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। लेकिन कास्ट हर जगह मेजर फैक्टर होता है। धर्म भी है, धर्म भी बहुत मेजर फैक्टर होता है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है किसी भी इलेक्शन में वो कास्ट होता है। ये आप देखोगे तो पार्टियां भी टिकट जारी करते हैं तो कास्ट से ही जारी करते हैं कि ये कास्ट इतने वोट हैं तो यहाँ इसको इस कास्ट से दे दो, इस कास्ट से दे दो। तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों में जाते हो तो अलग अलग जातियां हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, और फिर उन जातियों में अब चुनाव थोड़ा बदल गया है, क्योंकि चुनाव किसी भी राज्य का ना कास्ट वर्सेस कास्ट होता है। मान लो कि एक फलाने कास्ट है और ये फलानी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो उसके पड़ोस की जो कास्ट होगी ना, जिससे उसकी टसल होगी तो वो करंट मारता है, तो वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, किसी भी राज्य में चुनाव कवर करोगे तो उसको आप समझोगे। और ऐसी पोजीशन में क्या होता है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा में दो डोमिनेंट कास्ट हैं और दोनों के कैंडिडेट अपोजिट पार्टी से हैं, तो फिर चुनाव वो डिसाइड नहीं करेंगी। फिर वो जो कास्ट जिनकी संख्या कम है, जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के पॉकेट में, वो डिसाइड करते हैं इलेक्शन को, और उसको जो क्रैक कर लेता है वो चुनाव जीतता है। एज ए रिपोर्टर आपकी कास्ट क्या इम्पोर्टेंट रहती है जब आप इन इश्यूज में डील कर रहे हो? जैसे अभी बिहार इलेक्शन कवर कर रहे थे हम, तो बिहार में तो मेरे लिए मैटर करता था कि भाई, जैसे एक रोहतास जिले में एक गांव है, चिनारी विधानसभा, बहुत ही इंटीरियर में गांव है, जाकर के पहाड़ी पे रास्ता है। उस गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, सड़क एक हद तक सड़क जाती है, उसके बाद आपको 4-5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। फिर आप जाओ, इमेजिन नहीं करोगी, उस गांव में आज भी लाइट नहीं पहुंची है, ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा हुआ है। सोलर पैनल लगे थे किसी ज़माने में, ख़राब हो गए हमारे देश में। क्योंकि जैसे सरकारें जो होती हैं ना, सरकारों के पास जो है ना बहुत पैसा होता है, और वो बजट अलॉट करते हैं, पैसे जारी कर देंगे, सरकार अपना काम पूरा कर देती है, लेकिन नीचे जाते जाते ना वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं, अधिकारी खाते हैं, तमाम नेता उसमें मिल जाते हैं, सब लोग, तो उसका मेंटेनेंस नहीं होता। जैसे पेड़ लगाए जाते हैं ना, ये बताया जाता है कि 5,000 पेड़ लगा दिए, 10,000 पेड़ लगा दिए गए, बट पेड़ बचते क्यों नहीं? क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है, उसको दोबारा रिकॉल करने वाला कोई नहीं है कि अच्छा इतने पेड़ लगे हैं तो उसमें पानी कौन डालेगा, उसमें खाद कौन डालेगा, उसको रख रखाव कौन करेगा। तो उस गांव में मतलब मैं ऐसे बातचीत कर रहा था, तो खेती बहुत अच्छी थी वहाँ पे। तो मैंने कहा खेती के लिए क्या करते हो? ट्यूबवेल से पानी आता है। तो पूरे गांव के जितने लोग सब मेरी तरफ चौंक के देख रहे थे, ये क्या होता है। उन्होंने जीवन में पहली बार ये शब्द सुना, ट्यूबवेल। फिर हंसने लगे, बोले सर जब हमारे यहाँ लाइट ही नहीं तो ट्यूबवेल कहाँ से आएगा। फिर उनको मैंने समझाया ट्यूबवेल क्या होता है। या उसी विधानसभा में किसी गांव में आप जा रहे हो तो 300, 400, 500 लोगों का गांव है और पूरा गांव विकलांग है। हर गांव में जो है लोगों के घर में आपको व्हील चेयर दिखेगी, हर दूसरे घर में। क्यों? क्योंकि पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, तो उसको पी करके सब बीमार हो रहे हैं और दांत खराब हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हड्डियाँ मुड़ने लग जाती हैं। ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जिससे पानी 52 लाख 55 लाख रुपए खर्च करके लगा। तो अब वो ट्रीटमेंट प्लांट ख़राब हो गया है, कोई रख रखाव करने वाला नहीं है। एक डिपार्टमेंट कहेगा मेरे में नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट कहेगा मेरे में नहीं है, उसके डिपार्टमेंट उसके में है। मैं कई बार होता है कि मैं पर्टिकुलर इलाके में जैसे कोई प्रॉब्लम होती कवर करता हूँ तो उसके डीएम को भेज देता हूँ कि मैडम ये आपके यहाँ का, सर ये आपके इलाके का, इसको ठीक करा लो। फिर क्या कहता है डीएम? वो उनका आता है रिप्लाई कि हाँ विल टेक केयर। फिर मैं उनको धीरे से बोल भी देता हूँ मैं 6 महीने बाद फिर आऊँगा। देखने सरकार और सोसाइटी वर्ड आप बहुत यूज करते हो अपनी वीडियोस में। तो सरकार से आपका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एमपी है, एमएलए है, या हर कोई है जो कि अकाउंटेबल है वहां पे? जो भी सत्ता में है वहाँ, जैसे देखो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रोल अलग होते हैं। अब आप मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना की छत टपक रही है, तो अगर आप प्रधानमंत्री जो है खंडवा में भाषण देने गए
तो आप वहाँ पे ये कहोगे कि प्रधानमंत्री जहाँ से भाषण दे रहे हैं वहाँ से इतनी दूर प्रधानमंत्री आवास योजना में रामलाल की छत टपक रही, छत नहीं बन रही, तो उस छत के लिए क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? बताओ आप, प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार है? आप बताओ। प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। प्रधानमंत्री ने योजना लागू कर दी है, तो आप अब जबरदस्ती प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ोगे। भाई अगर उसने प्रधानमंत्री आवास योजना की छत नहीं ढली तो उसके लिए वहां का डीएम जिम्मेदार होगा, वहां का जो तहसीलदार होगा वो जिम्मेदार होगा, वहां के जो बीडीओ हैं वो जिम्मेदार होंगे, वहां के जो सरपंच अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। उसके लिए आप प्रधानमंत्री जिम्मेदार तब हो जबकि ये योजना चल रही है, 300 करोड़ आना है और सेंट्रल दिया ही नहीं है इसको। ऐसे ही किसी चीज को लेकर के मान लो कि सरकार की कोई योजना चल रही है, ममता बनर्जी कोई योजना चला रही है और उस योजना में मान लो कि ये घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना और इस इलाके में राशन नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है? नहीं है। ममता बनर्जी ने योजना लागू कर रखी है, जिम्मेदार वहां के लोग हैं जो अधिकारी काम कर रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी उससे आगे बढ़ती है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, तो जब डीएम काम नहीं कर रहा तब इनकी जिम्मेदारी शुरू थी कि डीएम को टाइट करो, क्यों नहीं हो रहा है ये। तहसीलदार काम नहीं कर रहा है तो डीएम तहसीलदार को टाइट करे, बीडीओ काम नहीं कर रहा है तो तहसीलदार बीडीओ को टाइट करे, सरपंच को पहुंचाए। ये एक स्ट्रक्चर है, वेग नहीं होना चाहिए हमें। तो सरकार का मतलब जब किसी चीज पे आप कवरेज कर रहे हो, किसी भी लेकर के किसी योजना को, तो आप ये देखो कि ये किसके अंडर में आता है। आपको पता है कि भाई ये चीज गड़बड़ है और ये काम सुई से ठीक हो जाएगा, आप लड़ रहे हो तलवार से और उससे ठीक होना नहीं है, तो आपका पर्पस कैसे फुलफिल हुआ? मतलब आपका व्यूज मिल सकता है आपको कि किसी बड़े नेता को आपने 4 लाइन बोल दी, 4 गाली बक दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उससे काम थोड़ी नहीं हुआ। आप बल्कि वहां पे, मैं इसीलिए देखो कि मैं अधिकारियों के बहुत नाम लेता हूं कि मैं जाके पर्टिकुलर अधिकारी नाम लेते उसके काम। देखो एक बात आपको बताऊं, अगर किसी का नाम लेके कोई रिपोर्ट करोगे ना, दुनिया में अगर सिर्फ एक आदमी देख रहा होगा ना उस वीडियो को, तो वही देखेगा जिसका आपने नाम ले लिया, उस तक वो वीडियो पहुंचना ही पहुंचना है। तो अगर उस तक पहुंच गया तो वो उसके घाट्स वैसे ही अप हो जाएंगे, फिर उसको काम करना है, वो जिम्मेदारी उसकी है तो वो काम करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जिसको काम करना है उसके आप पूछ ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि लखनऊ में बैठा फलाने हैं, वो फलाने धमाके हैं, तो उसको तो करना ही नहीं है, वो तो देखेगा हाँ ठीक है यार, उसको तो दूसरे काम में लगे। लेकिन जो वहां पे बैठा हुआ उसका अगर आपने नाम लिया तो उसकी ऐसी चौक लिए रखी कि अरे यार ये वाला ठीक कर देते, नहीं तो फिर वहाँ लखनऊ पहुँच जाएगा ये या दिल्ली पहुँच जाएगा ये। जितनी बार भी हमने बड़ी स्टोरीज की तो उसका असर हुआ है, उस पर कोई ना कोई जो है एक्शन हुआ है। जैसे सबसे बड़ा जो हमारे लिए था यूरेका मूवमेंट, जैसे होता है ना, एज ए जर्नलिस्ट आपके लाइफ में वंस एंड वाइल कोई चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाँ आपकी एक रिपोर्ट को कोर्ट किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऑनरेबल जस्टिस जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देखो ये डिपेंड करता है कि आपका वीडियो 5 मिलियन चला, 50 मिलियन चला, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 2 सुप्रीम कोर्ट के जज देख लिया, आपका काम हो गया। 20 साल से जोधपुर के उस इलाके में नागौर से एक नदी निकलती है और उस इलाके में वो नदी इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई, बालोतरा बाड़मेर जाते जाते लोगों के खेतों में पानी घुस गया है। अब आप इमेजिन करो कि नदी अपने पार्ट में नहीं बह रही है, नदी में इतना केमिकल वाला पानी, इतना गंदा वाला पानी जो है, फैक्ट्रियों का पानी सब डाल दिया। और मरुधारा हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, मतलब अगर लोग चाहें तो उसको देख सकते होंगे। उस पर हमने उसको दिखाया, उसकी डिटेल बनाई, कवरेज की। लोग वहाँ पे बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं चले जाते हैं। मैं बात इसीलिए कहता हूँ, बात अपनी मजबूती से रखो। कोई भी बात आप एकदम असर्टिव तरीके से रखोगे तो लोग देखेंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे। अब सोचो उनकी क्या सिचुएशन है, वो पानी उनके खेतों में घुस गया, कई बीघे खेत खराब हो गए। अब वो पानी जमा हो जाता है, वो पानी धीरे धीरे रिसता है ज़मीन में, और वहाँ पानी पीने के लिए हमारे जैसा नहीं कि प्यूरीफायर दबाया और पानी आ गया या नल चलाया तो पानी आ गया। वो पानी टाँकों में जमा करते हैं क्योंकि पानी वहाँ नहीं है, पानी की कमी है। राजस्थान का वो जो इलाका है वो इतना अच्छा, वहाँ इतने अच्छे लोग हैं के बहुत ही प्यारे लोग हैं, और अतिथि देवो भव जो कहा जाता है ना, वो लोग मानते हैं। क्योंकि उनके यहाँ बहुत दूर दूर तक कोई आता नहीं ना, बहुत 10-10, 15-15 किलोमीटर पे के घर होते हैं, धाड़ियाँ होती हैं या गांव होते हैं। तो गांव में आप जाओगे तो किसी के घर में 5 लीटर पानी नहीं रहेगा, लेकिन 5 लीटर देसी घी जरूर रहता है, क्योंकि वो खाते हैं घी। बहुत मजबूत लोग होते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अस्पताल भी बहुत दूर होते हैं वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग इफेक्टेड है। लोगों को लगता है कि यार वीडियो देख लिया, बोलेंगे बहुत बुरी स्थिति है, क्या बेचारे कैसे रह रहे हैं, वो कर लिया, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, बट उससे आप भी इफेक्टेड हो रहे हो। उसी इलाके में जो बकरियां हैं जो पाली जा रही, वो वही पानी पी रही हैं। फिर वो बकरे आते हैं मुंबई, दिल्ली, इन सब जगहों पे कटते हैं और आप वो खाते हो। उस इलाके में जो सरसों उगती है, उसका तेल बनता है, वो निकलता है और पूरे देश में जाता है।
तो आप उसको खाते हो, आप भी इफेक्टेड हो रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्यों बीमार पड़ गए। उनको तो एटलीस्ट ये पता था ना कि हम जो है ये पानी पी रहे हैं, हम आज नहीं तो कल बीमार पड़ेंगे, या हमारा जो इकोसिस्टम वो खराब हो चुका है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, तो इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने नहीं देखा, 10 साल से काम कर रहा हूँ किसी विजुअल, मतलब अखबारों में कई बार होता है कि मैंने देखा है कि हाँ अखबारों की खबर पे कभी सो मोटो लिया गया। मुझे ऐसा लगता है यार हाई कोर्ट देख ले, यहाँ का हाई कोर्ट इसको सो मोटो ले ले तो अच्छा हो जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो बहुत ही एकदम यूरेका मोमेंट था। और अब कमेटी बन गई, रोज़ दौरे हो रहे हैं, कलेक्टर रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, डीएम का काम ही यही है। तो उससे पहले उसी इलाके में मैंने एक स्टोरी की थी बेड़िया, जिसमें बहुत सारे लोगों को पैरों में जंजीरें बांध के रखा जाता है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो कई बार उस स्थिति में आदमी अपने को हार्म कर लेता है, या फिर कुछ कर दिया, या कहीं झोपड़ी तोड़ दी, आग लगा दी, कुछ कर दी, वो अपने सेंसेस में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, एक चलन सा हो गया कि लोग उनके पैरों में बेड़ियां बांध के, सोचो ना कि 15 साल से कोई व्यक्ति जो है बेड़ियों में बांधा गया है, कि पेड़ है खेजड़ी का, उस पेड़ से उसको बांध के रखा गया है, और वो मतलब वो उसका सारा जीवन उसी पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके घर वाले उसका सब जो भी मलमूत्र है वो साफ कर देते हैं, खाना वहीं पे दे देते हैं, बारिश हो गई तो कहीं साइड में झोपड़ी में रख दिया, ठंड बहुत हो गई तो इसको बांध के ही रखा जा रहा है। तो एज ए जर्नलिस्ट इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। उस पर तुरंत जो है वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, हमने ट्वीट किया, संज्ञान लिया, उन्होंने कुछ मदद भेजी। बाद में वहाँ का एक विधि आयोग है जिसने उस पर सो मोटो लिया उसने, और उसने फिर सारे एम्बुलेंसेज भेजी और सबको वहाँ से निकलवाया, जितनी केस स्टडी हमने की थी उन सबको रेस्क्यू कराया। और जिनके कच्चे रास्तों में, जिनके कच्चे धोरों में कभी आज तक कोई वोट मांगने भी नहीं जाता था उनसे, कि इनसे क्या वोट मांगेंगे, उनके लिए सरकार की एम्बुलेंस पहुंची। तो एज ए जर्नलिस्ट इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं लगती, बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी नींद आती है कि यार कुछ तो चलो किसी आदमी कि 15 साल 20 साल से जो आदमी बंधा हुआ है और उसको भी उसके परिवार वालों ने भी हार मान ली। क्योंकि होता क्या है कि जो भी जिनके घर में ये प्रॉब्लम होगी वो समझ सकते हैं कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार होता है ना, उसका लंबा इलाज चलता है, बहुत लंबा होता है, और उतना पेशेंस चाहिए आपको, उतना अच्छा वो जो उस तरह से जो बीमार लोग हैं उनको बहुत केयर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा आपको अफेक्शन देना होगा, बहुत ज़्यादा लव देना होगा उनको। और लोग इरिटेट हो जाते हैं कि वो, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं, वो ऐसी हरकतें कर रहा है जो आपको लगे यार ये क्या है और कब तक झेलें। लेकिन बस वहीं पे परिवार का साथ समझ में आता है। और प्लस अब आप सोचो वो गरीब लोग हैं, उनके पास 2 टाइम खाने का इंतज़ाम हो जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो 60-70 किलोमीटर जोधपुर में कैसे इलाज कराएगा, 6 महीने साल भर वो कैसे इलाज को अफोर्ड करेगा। लेकिन अच्छा लगा कि उस पर मैं ये बता रहा हूँ ना कि आप जो है कभी भी आप अगर इस नीयत से काम करोगे ना कि लोगों का भला करना है, ऐसा मेरा मानना है अब तक तो, कि आपको बहुत कोई सरकार परेशान नहीं करेगी एज ए जर्नलिस्ट भी। अगर आप ये इस नीयत के काम करोगे कि किसी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाना है, तो फिर वो जो है आपको वो ताकतवर है, फिर वो आपसे बदला निकालेगा। लेकिन आप इस नीयत से काम करो कि भाई ये चीज़ गड़बड़ है, इस सरकार के संज्ञान में ले आना है और इससे काम करवाना है, इससे ठीक करवाना है। अब होता क्या है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना, फिर वो एकदम आप किसी का नाम लेकर के टारगेट करने लग जाओगे कि ये तो बेकार है, ये तो इसको इस पद पे बैठने की वो नहीं है, ये नहीं है वो, तो फिर वो आपसे खुन्नस निकालेगा। प्रॉब्लम यही है कि अभी जो जर्नलिज्म में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आइदर यू आर दिस साइड और दैट साइड। मैं भी जब अपना चैनल शुरू कर रहा था तो लोगों ने कहा एक पाला तो चुनना पड़ेगा। मैंने क्यों चुनेंगे, न्यूज़ पिंच कोई पाला नहीं चुनेगा। हम जन पक्ष में हैं, हम निष्पक्ष भी नहीं है। हम कह रहे हैं हम जन पक्ष में, जनता के पक्ष में रहो ना, आम लोगों के पक्ष में रहो। सरकार किसकी इससे फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। सरकार अभी जो है आज से 5 साल बाद नहीं रहेगी, या आज से 10 साल बाद नहीं रहेगी, आज से 15 साल बाद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट ने कोई बदलाव ला दिया तो 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी रहेगा। एक ना वीडियो है अभिनव जो आपकी बहन ने डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपकी मम्मा परेशान होके बोलती है कि तू जाके अलग अलग जगह नाम लेता रहता है और मेरे को बहुत डर लगता है। मम्मा तो यार देखो, हर किसी की माँ तो ऐसे ही होती है ना। बताओ थोड़ा माँ के साथ रिलेशनशिप। वैसे ही है जैसे हर बेटे का होता है, और माँ से तो बहुत अच्छे, मतलब कई बार काम में बात कम हो पाती, मम्मी से पापा से ज़्यादा बात होती है, मम्मी से भी बात होती रहती है बीच बीच में। लेकिन अब यार मम्मी को तो डर किसकी मम्मी को नहीं लगता है। आप भी जाते हो, आपकी मम्मी को भी लगता होगा, आपको भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हेट आएंगे, तो आपकी मम्मी पढ़ेंगी तो उनको तो बुरा लगेगा ही। तो वैसे ही है, लेकिन फिर मैं समझा लेता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई ड्रैकुला लोग नहीं है एकदम से कि खून ही पी लेंगे। बट हाँ, मम्मी के तो अपने। अभिनव एज अ चाइल्ड कैसा था? बहुत बदमाश, बहुत बदमाश,
बहुत ही बदमाश, पूरा गांव त्राहिमाम करता था। तो बहुत ही आतंकवादी टाइप से, मतलब आतंकवादी खैर गलत शब्द है, मतलब बहुत ही बदमाश बहुत था। किसी का सर फोड़ दिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी से लड़ लिया, दिन भर खेल रहे हैं। पढ़ने में बहुत एवरेज, बचपन में बहुत तेज था पढ़ने में, फिर बाद में खेलने में क्रिकेट बहुत खेलता था, बहुत क्रिकेट खेला। अभी मैं कहीं भी रहता हूँ फील्ड में, मुझे मौका मिलता है मैं क्रिकेट जरूर जाता हूँ, भैया की तरह, भैया 2 बॉल खिला दो, ये वो टाइप से करके खेलता हूँ। गुस्सैल किस्म का बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। यूनिवर्सिटी तक भी, जैसे एक आम लड़के में जितना ऐब होता है वो सारे ऐब थे मेरे में, अभी भी है बहुत सारे ऐब। जरूरी है एक जर्नलिस्ट में एक ऐब होना? जरूरी नहीं है, हेल्प करता है। आपके अंदर चुहल होनी चाहिए, कनेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए किसी के साथ, बट सबका अपना अपना तरीका है। हो सकता है मेरा तरीका बहुत सारे लोगों को ना पसंद आता हो कि यार ये जाता है ऐसे महिलाओं से बैठ करके हाँ हंस के बात कर रहा है, ऐसे कैसे बात कर लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। मेरी लोकसभा इलेक्शन में मेरी जो सबसे ज़्यादा कवरेज हुई महिला सेंट्रिक रही। एक धारणा है ना कि महिला से सिर्फ महिला बात कर सकती है, मैंने इतनी औरतों से बात किया पूरे इलेक्शन में। मेरा ये था कि यार ये वो लोग हैं जो वोट डिसाइड कर रहे हैं, सरकार बनाने में इनकी एकदम डिसाइसिव रोल है, और आप कभी चौराहे पे माइक लेके खड़े हो जो कोई महिला नहीं आएगी, भीड़ ऐसे इकट्ठा होगी, ऐसे जैसे आप 50 लोग खड़े हो जाएंगे, आप देखोगे एक महिला नहीं नजर आएगी। अगर गलती से कोई एक महिला आ जाती है मैं उसको बहुत सम्मान देता हूँ कि, और सबको पीछे कर देता हूँ फिर कि वो बोलेगी, कि वो इतनी हिम्मती है कि तुम सबके बीच में वो आई है बात रखने के लिए। तो मैं, क्योंकि महिलाएं नहीं आती तो मैं महिलाओं के पास जाता था, तो बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करके अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग मंडलियों की, और उनसे बहुत सारी बातें करता, बहुत हर तरीके की। तुम कभी देखोगी मेरे पुराने क्लिप्स जो है ना, उसमें महिलाओं से मेरे, और हर जगह की महिलाएं, हरियाणा की महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं, यूपी की महिलाएं, सब जगह खूब बात की। और उनसे बात करने का अलग आनंद होता है, अलग अलग चीज़ें आपको पता चलती है, वो वोट कैसे कर रही हैं। लड़के आएंगे सब, अरे भैया ये फलाने नेता, ढमाके नेता, इसकी ऐसी तैसी, ये वो फला। अच्छा, आप डायरेक्ट भी बात करोगे ना तो भी कोई मतलब नहीं है। वोटर बहुत बहुत इंटेलिजेंट होता है। आप जाओ कौन जीत रहा है, वो तुमको पागल है बताएगा कौन जीत रहा है। बहुत ही जो बहुत एकदम हार्डकोर कोई सपोर्टर होगा वही आके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, जो डिसाइडिंग है वो कभी नहीं बताएगा। कभी ऐसा इंटरव्यू किया है जिसमें पैसा मिला हो इंटरव्यू करने के नहीं, लिए? कभी नहीं किया। करोगे ऐसा? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं करोगे? मेरे को मन नहीं करता है, मतलब इन द सेंस कि आप जैसे कोई ब्रांड प्रमोशनल है, ठीक है, कि अगर उसको अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं इस तरह का पॉडकास्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा कि ये स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू है, या फिर जो भी टर्म यूज करते हैं वो करेंगे। बाकी मतलब मैं जब बहुत यंग एज में था, जब नया नया था, तो मैं एक जगह पे कवर कर रहा था और गया, फिर एक कैंडिडेट वहाँ से, आप नाम मत पूछना, कैंडिडेट आए और अरे भैया आप यहाँ आए हो, ये वो, मुझे कोने में लेके गया और 2 लाख की 20-2000 की गड्डी मेरे हाथ पे रख दी। पागल हो क्या भाई, तुम अपना पैसा पकड़ो, क्यों तुम्हारा पैसा लेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा जो दर्शक है, न्यूज़ पिंच जो देख रहा है, मैं ये कहता हूँ कि ये व्यूज़ जो कोई ब्रांड भी हमें पिच करता है तो उसको बोलता हूँ ये व्यूज़ के पैसे नहीं है, विश्वसनीयता के पैसे हैं। लोग हम पे भरोसा करते हैं, लोग मानते हैं कि हमारे बीच का कोई आदमी वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो अगर किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आप जानते हैं भाई, पहले नौकरी करते थे तो अपने लिए कमाते थे, अब जब कंपनी चला रहे हैं तो सबके लिए कमाना होता है। तो हमें ब्रांड्स लाने होंगे, हमें ऐड लाने होंगे, सबसे बड़ा जरिया तो वही है। तो ऐड तो हम दिखाएंगे। अब उसमें भी हमने ये तय कर रखा है कि भाई बैटिंग ऐप नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी कितना, जबकि आपको पता है वो कितना आसान होता है उसकी डील क्रैक करना, और वो लाखों में आप क्या करोड़ों मांग लो उतना दे देंगे। लेकिन एक अपना एथिक्स है कि नहीं करना है, पान मसाला का ऐड नहीं करना है तो नहीं करना है। बाकी जो ब्रांड, जैसे अब आपने कहा कि जो पॉलिटिशियन, तो दूर दूर तक कोई सोचे नहीं कि मैं किसी का पैसे लेके इंटरव्यू करूंगा। मतलब भाई तुम्हारे 20 लाख रुपए के लिए मैं अपनी इमेज नहीं खराब कर सकता। और इमेज खराब करने से इन द सेंस कि लोगों का भरोसा है ना यार, इतना सारे लोग भरोसा करते हैं, मैं उस भरोसे को कुछ रुपयों के लिए तो बेच नहीं सकता ना, कितना भी हो जाए। मतलब कितना, 20 लाख नहीं 20 करोड़ दे दो, उतना पैसा लेकर करूंगा क्या मैं? मेरे को बहुत पैसा नहीं चाहिए, उतना ही पैसा चाहिए जितने हमारे लोगों की सैलरी चली जाए, जितने हमारा रेंट चला जाए, उतना ही तो चाहिए। तो जितना मिलता था उतना मिल जाता है। और रही बात की जो पॉडकास्ट की, तो मैं उस तरीके से मैंने कहा भाई आप किसी भी, कोई भी नेता हो, सेलिब्रिटी हो, ये सोचे पैसे लेकर के नहीं। अगर हाँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, नेटफ्लिक्स है या फिर कोई भी है, वो फिल्मों को प्रमोट करते हैं, उसके लिए फिर वो कंपनी का टाई अप होता है, वो मेरा नहीं होता है, तो हाँ वो कर सकते हैं।
कोई ब्रांड है अपना जो कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है और उसमें कहता है कि हमारा पॉडकास्ट कीजिए, हम अपना बताएंगे, तो हम ठीक है वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मेरे को हमेशा फेस होता है वो ये होता है कि क्या मैं एक चेंज मेकर एक्टिविस्ट हूँ या फिर क्या मैं एक वीडियो मेकर हूँ? तो क्या कभी ये सवाल आपके दिमाग में आता है या फिर आप इसको एक ही साथ देखते हो? देखो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट में अंतर होता है। हाँ, ये क्या अंतर है एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट में? एक्टिविस्ट क्या है कि भाई वो किसी भी चीज़ को लेकर के लंबे समय तक काम करते हैं। जर्नलिस्ट किसी भी चीज़ को लेकर लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका काम दूसरा होता है। वो अलग अलग जगहों पे उन्हें उपस्थित होना होता है, अलग अलग टाइम पे, और अलग अलग जगहों से लोग उसको बुलाते हैं। एक्टिविस्ट जो होते हैं वो एक विषय पे लगातार काम कर रहे होते हैं। कोई महिला इशू पे काम कर रहा है, कोई बच्चों पे काम कर रहा है। तो एक्टिविस्ट जो है वो मेरा ऐसा मानना है कि वो एक सर्टेन टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, जुड़ते जाते हैं ऐसे अलग अलग जगहों पे। मैंने नहीं किया एक्टिविज्म तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट का क्या है कि भाई वो अलग अलग जगहों पे जाता रहता है। जैसे एक जर्नलिस्ट जो थे मुकेश चंद्राकर जब बात कर रहे थे, लोकल इशू उठा रहे थे रोड के बारे में, तब उनकी डेथ हुई और आपने इस चीज पे काफी कवरेज किया। तब क्या फील होता है जब ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो जिसमें जर्नलिस्ट की लाइफ? बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो हमारे जर्नलिस्ट ही नहीं बोलते, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि हर कम्युनिटी में आप देखोगे तो एक एकता होती है। क्रिएटर्स में भी कुछ होता है तो सारे क्रिएटर एक साथ आते हैं, जर्नलिस्ट नहीं आते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है मुझे। मुकेश बहुत छोटे भाई जैसा था, वो मेरे लिए कोई खबर नहीं था, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ। मेरे साथ कोई जुड़ जाता है तो फिर वो जुड़ा रहता है। मुकेश से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जीवन में नहीं हुई। एक बार बस फ़ोन पे बात हुई थी, तो एकदम चहकता था बहुत। दादा आप बस्तर आओ, आपको घुमाऊंगा, दादा इधर ले चलूँगा, दादा आपको ये दिखाऊंगा, दादा आपको वो, जैसे ही बात करता था। एक बार की बातचीत थी, तो वो तब की बातचीत थी जब वो गया था, वो मनहास जो सीआरपीएफ का जवान जिसको नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, फिर उसको वो लोग छुड़ा के लाए थे, अपनी बाइक पे ही बैठा के लाया था। वो बहुत ही दिलेर लड़का था। उसका वही हुआ कि रोड को लेकर के उसने क्या की, जो ब्यूरो का आदमी आया था उसने रिपोर्ट की और उसको लगा कि इसी ने करवाई है। तो ये लोग जानते थे एक दूसरे को पहले से, जो ठेकेदार था वो भी एक दूसरे को जानते थे। बट अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या पाप चढ़ा, क्या सनक चढ़ी, बाकायदा वेल ट्रैप्ड करके, मतलब मेरी बाद में बहुत हायर अथॉरिटीज से भी बात हुई थी क्या हुआ मसले में, तो उसको बाकायदा ट्रैप किया गया, बाकायदा उसका इंतज़ार किया गया। एक हिस्ट्री शीटर उसके साथ था, लाया गया, उसको 30-1 लाख की जीएसटी का नुकसान था उसमें, उसने उसमें मार दिया। पता नहीं अब सब बताओ कौन सा उसको बहुत हासिल हो गया, उसकी कौन सी बरकत हो गई। बट वही था कि इंसान के मन में जब पाप चढ़ जाए तो क्या कर सकते हैं। कई बार लगता है कि यार किसी इंसान को इंसान कैसे मार सकता है, लेकिन फिर लगता है कि यार तो रोज़ ही हो रहा है। तो मुकेश के साथ यही हुआ कि उसको बुलाया घर पे, और पार्टी के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे बैठ करके फिर उसको हिट किया, मारा, उसको मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया, सेप्टिक टैंक को चुनवा दिया। अभी मैं जब गया था उसके भाई से मिला था यूके से, वो भी बहुत इमोशनल है, बहुत ही पेनफुल था। घर में उसने अभी भी उसकी अस्थियां रखी हुई हैं, उसने विसर्जन नहीं किया, मतलब कुछ हिस्सा किया है, कुछ रख लिया है कि भाई के लिए और ये वो टाइप से। तो यही है कि अब स्थानीयता के बहुत खतरे होते हैं, बहुत ज़्यादा। कविता है ना कि प्रधानमंत्री की आलोचना आसान है, सरपंच में जाने का खतरा रहता है। तो वो स्थानीयता के अपने खतरे हैं, लोकल। और देखो कई बार होता है जो लोकल जर्नलिस्ट होते हैं उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे होते, तो वो अपना परिवार चलाने के लिए और भी काम करते हैं। स्ट्रिंगर जो होते हैं और भी काम करते हैं। उसमें नैतिक अनैतिक की अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन अगर उसको वो जर्नलिज्म करने के लिए इतना पैसा मिले तो बाकी काम ना करे। फिर भला हो कि यूट्यूब आ गया तो बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल बना के काम करने चाहिए, हमारे आपके जैसे लोग। ये तो कहीं नौकरी कर रहे होते, तो वो चैलेंज है। अब उसको इंसाफ मिले, हम लोग की तो यही लड़ाई है। अभी लास्ट मैंने जो बड़ा कवरेज किया है उसमें बस्तर में था। मैं बस्तर 10-15 दिन रह के आया हूँ। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा,
ये वो जगह है जो बहुत मोस्ट नक्सल इफेक्टेड इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, सरेंडर्स हो रहे हैं और जो देश के एचएम हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनका एक टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक हमें देश को माओवाद मुक्त बनाना है। तो उस टारगेट पे कैसा गवर्नमेंट काम कर रही है उसको हमने कवर किया अभी और मतलब बहुत ही अमेजिंग काम हो रहा है वहाँ पे। कई बार एज ए जर्नलिस्ट हम लोग की गिनती जो है सरकार के आलोचकों और सरकार से सवाल पूछने वालों में होती है, सरकार कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बट मेरा ये बार बार कहना होता है कि जो अगर कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे टीएमसी की हो, किसी की भी हो, कोई भी सरकार एकदम बुरी नहीं हो सकती और एकदम अच्छी नहीं हो सकती। सब कुछ एकदम हरा हरा नहीं हो सकता और सब कुछ एकदम सूखा सूखा नहीं हो सकता। तो जो चीज़ अच्छी होती है उसको भी हमें कवर करना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो बस्तर में भी चल रहा है एक तरीके से क्या आपको बताऊं कि इतिहास करवट लेने पर है। माओवाद की समस्या पिछले 60 सालों से देश में है और ये जो जगह है सबसे एकदम इनका सबसे कोर इलाका रहा है। आपकी टीम भी गई थी, अभी मैंने देखा एक वीडियो, आपने वहाँ स्कूल कवर करके आए। तो डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सारी गुंजाइश है और अभी बहुत पीछे है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अमेजिंग काम कर रही है सरकार। मतलब डेवलपमेंट को लेकर के भी अंदर जाने की कोशिश हो रही है, उसके अलग अलग पहलू उस पर बात होती है। लेकिन जिस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी चल रही है और ये देश को उतना नहीं समझ में आता, लेकिन माओवाद की जो समस्या है वो आतंकवाद से कम नहीं है, बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है बस्तर में जितना खून बहा है कश्मीर से ज़्यादा बहा है। और कश्मीर की चर्चा इसलिए हो जाती है कि कश्मीर की अपनी एक टीआरपी है, दाढ़ी वाड़ी देखकर इस देश का खून भी उबाल मारता है ना, लेकिन बस्तर में उससे ज़्यादा खून बहा है। और मरने वाले जो है वो आदिवासी हैं, जो मारे गए वो आदिवासी थे, जो मार रहे हैं वो भी आदिवासी हैं, डीआरजी में जो जवान हैं वो भी आदिवासी हैं, जो माओवादी हैं वो भी आदिवासी हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है गन। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई आप विचारधारा कुछ भी हो सकती है, हथियार छोड़ दो, विचार कुछ भी रखो, हथियार मत रखो। तो उसको लेकर के पिछले 2 सालों में बहुत अमेजिंग काम हुआ है, मतलब बहुत ही अमेजिंग काम हुआ। उस पर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, प्लस लोगों को क्या चाहिए, मूल आदिवासी वहाँ उसको क्या चाहिए, इस पर हमारा फोकस करके हमने काम किया कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देश को समझा पाए कि माओवाद है क्या। बहुत ही मायावी चीज़ होती है माओवाद। दिल्ली से आपको कुछ दिखेगा, रायपुर से कुछ दिखेगा, जगदलपुर से कुछ दिखेगा, बीजापुर से कुछ दिखेगा, आवापल्ली जाएंगे तो कुछ दिखेगा, पुनूर चले जाएंगे, मतलब जितना आप अंदर चले जाएंगे उसके अलग अलग। मुझे लगा था 6 दिन में मैं डॉक्यूमेंट्री बना लूँगा, मुझे 15 दिन लगे उसको शूट करने में। तो तकरीबन मैंने 2500 GB शूट कर रखा है। अरे बाप रे, 2500 GB। हम लोग एक वीडियो शूट करते हैं 500 GB आता है, वो भी हमारे लिए बहुत होता है। 2500 GB, उसमें बहुत अलग अलग हर तरह का इंटरव्यू है, अलग अलग कवरेज है और बहुत ही इतना थ्रिलिंग मेरे लिए लाइफ में जो है कभी कोई कवरेज नहीं रही जितना ये रही। मतलब आप जा रहे हो, 24 घंटे पहले वहाँ इनकाउंटर हुआ है, आप एक जगह पे पहुँच रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो ढेर सारी गोलियाँ पड़ी हुई हैं, देख रहे हो आप किसी का भेजा उड़ा हुआ है, किसी का कुछ। तो मैं जैसे बस्तर की बात कर रहा था ना, बस्तर की क्यों बात उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि बस्तर के लोग जो हैं जो वहाँ पे पिसे हैं दोनों तरफ की गन फाइट में, इधर भी माओवादियों के पास भी बंदूक है और फौज जो हमारी लड़ रही सेना उसके पास भी बंदूक है, जो भी पुलिस है, सीआरपीएफ है, ये वो। उनकी सिचुएशन क्या होती है कि माओवादी आए, उनको बोला चलो ये सड़क काट दो, सड़क काट दी, पेड़ गिरा दिए। अब वो कैसे, क्यों नहीं करेगा कि भाई आप जैसे लोग कहते हैं ना कि आदिवासी माओवादियों को कैसे समर्थन कर सकते हैं, नक्सलियों को कैसे समर्थन कर सकते हैं, इनको चावल देते हैं ये सब नक्सल। भाई तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे गन पॉइंट पे रखेगा तो तुम चावल दोगे? तुम चावल नहीं, आटा हल्दी जितना है सब उठा के दे दोगे। प्लस सिर्फ बंदूक के दम पे नहीं लिया उन्होंने, मतलब उसको मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में और समझाऊंगा कि भाई माओवादियों ने उनको अपने से जोड़ा। जो जैसे मान लीजिए हिड़मा का नाम चला, एक बच्ची नारा लगा देती है हर घर से, उसको पता नहीं हिड़मा होने की कीमत क्या है, लेकिन हिड़मा क्यों बना उसके पीछे भी आपको जाके सोचना होगा। या फिर वहाँ के जो बहुत सारे आदिवासी और नक्सली क्यों बने उसके पीछे के थॉट को आपको समझना होगा। जिस इलाके में सरकार नहीं पहुंची उससे पहले माओवादी पहुंचे, तो माओवादी जब पहुंचे तो उनको वही सरकार लगी। उन्होंने फिर जड़ जंगल जमीन की बातें की, चैतन्यम नाट्य मंडली होती है उससे डांस वांस नाच उस गाने में अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले को भगा रहे हैं कि मतलब बहुत लंबा, बहुत डेप्थ नहीं, है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारा जो टैग ऑफ टेररिस्ट या फिर एंटी नेशनल है, ये
बहुत ऊपर तरफ से आता है। जब आप एक्चुअली उस जगह पे जाते हो तो समझते हो कि क्यों एक इंसान देखो आतंकवादी और माओवादी में फर्क होता है। बिल्कुल आतंकवादी मरने के लिए आता है, बिल्कुल माओवादी जीरो लॉस पे काम करता है। जो नक्सली होगा ना वो मरने नहीं आता। आप देखो, आपको सुन के कितना खराब लगता है कि आपके 76 जवान एक साथ शहीद हो गए, तो आपको लगेगा उधर भी मारे गए होंगे, उधर एक भी नहीं मारा जाएगा। वो इस तरीके से एम्बुश लगा के अटैक करते हैं। आप सोचो कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप एक जमाने में उड़ा दी थी। जो झीरम घाटी में कांड हुआ, वहां पे कांग्रेस की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी, पूरी टॉप लीडरशिप को मार दिया था नक्सलियों ने। और वो बहुत ब्रूटल मारते हैं, मतलब बहुत ही ब्रूटल होता है। और कश्मीर से ज़्यादा टफ है बस्तर में ड्यूटी करना। बार बार ये कहता हूँ, किसी देश में अगर सड़क बनेगी तो उसमें गिट्टी, मोरंग और डामर लगेगा। बस्तर में सड़क बनती है तो उसमें जवानों को खून लगता है। आप कभी बस्तर जाओ तो किसी ऐसी सड़क पे जाओगे तो आपको बड़े बड़े शहीद द्वार दिखेंगे। आपको पता चलेगा 22 किलोमीटर की एक सड़क बनाने में 44 जवान शहीद हुए। 30 किलोमीटर की एक सड़क बनाने में 30-50 जवान शहीद हुए। मतलब दुनिया का तो नहीं कह सकते, देश का इकलौता इलाका है जहाँ जेड प्लस सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। ये हर सड़क के नीचे बारूद है, हर सड़क के नीचे। सड़क बनती है नीचे बारूद लगा देते हैं, क्योंकि 3 बजे तक काम होगा, 3 बजे बाद सब वापस आ जाएंगे, 3 बजे के बाद माओवादी आएंगे और उसमें बारूद लगाते हैं। इसलिए देखोगे आप कितने सारे अटैक हुए और हमारे देश के बहुत सारे जवानों की शहादत हुई, क्योंकि सर्वाइव नहीं करोगे। ब्लास्ट कर दिया, गाड़ी उड़ गई। कैसे डिसाइड करते हो कि अगले राज्य कौन से होंगे? पता है ना कि बंगाल में इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन से डिसाइड करते हो? बंगाल में इलेक्शन आएगा, असम में इलेक्शन आएगा, और जब इलेक्शन नहीं हो रहा होगा तब मैं अलग अलग राज्यों में जाकर, जैसे भी कुछ नहीं था तो फिर बस्तर गया मैं वहाँ करने। बस्तर में जो हो रहा है वो बहुत, मतलब अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा। आज से 2 महीने बाद देखोगे सारा चैनल वही कवर कर रहा होगा। इतिहास बदलने जा रहा है। जैसे 370 का हटना एक बहुत बड़ी घटना थी ना, उस तरीके की घटना होने जा रही है। बहुत बड़ा काम हो रहा है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। बस एक लास्ट चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि ये ऑडियंस जो है न्यूज़ पिंच की, वो ये है। अब इसको बड़ा करना है। असम में तो देखते हैं लोग हमें, बिहार में देखते हैं, बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब नॉर्थ इंडिया पूरा कवर्ड है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट और साउथ जो है, नहीं, ऊपर भी जम्मू कश्मीर में लोग नहीं देख रहे हैं ना, और हिमाचल में भी कम देख रहे हैं, लेह लद्दाख में भी नहीं देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट तो रह ही गया है, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो क्यों देखेंगे। और बट मेरा बहुत मन है, बहुत दिली इच्छा है उड़ीसा कवर करने का। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये बहुत ही दिली इच्छा है मेरी इनको कवर करने का। महाराष्ट्र, ये सारे जो है ना, ये जो पट्टी है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इस पट्टी में बहुत बड़ी संख्या रहती जो हिंदी समझती, बोलती, जानती है। लेकिन इन राज्यों को खबरों की लिस्ट में कभी जो है तरजीह नहीं मिली हिंदी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास उतना चटपटे मसालेदार चीज़ें नहीं थी। इनके पास बहुत सारे बाहुबली नहीं थे जिस पे बात हो सके। यूपी बिहार की खूब बात होती है, उसमें बाहुबली है, ये है, वो है, इनके पास नहीं थे। तो राजस्थान उनमें से भी एक, राजस्थान भी था। राजस्थान तो मैं कवर करता, राजस्थान से तो मेरा अलग ही लगाव है। तो इन राज्यों को भी मुझे कवर करना है। देखते हैं कब तक, कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये भी है कि न्यूज़ पिंच की 81% ऑडियंस मोबाइल में देखती है। तो आपके साथ भी होगा। हमारा थोड़ा उल्टा है, पता है। अच्छा। कई वीडियोस हैं, जैसे हमने मणिपुर में वीडियो जो बना रखी है उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो टीवी पे देखी है उस वीडियो को। तो तुम्हारी ऑडियंस थोड़ी रईस है। हाँ, हमारी ऑडियंस थोड़ी रईस है, और वो वीडियो टाइप में भी डिपेंड करता है। जब हम थोड़ी गरीबी दिखाते हैं तो मोबाइल की परसेंटेज ज़्यादा जाती है, और जब थोड़ी मोबाइल पे देखिए, टीवी पे देखिए, चाहे जहाँ देखिए, देख लो। सही बात कह रहे हो आप, देखना बिल्कुल सही चाहिए। कह रहे हो। अब जैसे ये थोड़ा, ये भी हमारा अलग है। आपका मेल जो ऑडियंस है वो 77% ऑडियंस है, और फीमेल जो है वो 22% है। हाँ। तो हमारा में इसमें ऐसा है कि वो ऑलमोस्ट 50-50% है। हाँ, तो तुम्हारी वजह से ना, तुम में लड़कियां देखती होंगी ज़्यादा। यूजुअली ऐसा होता है, न्यूज़ रिपोर्टर्स जब आप लोग फीमेल थी तो फीमेल ऑडियंस ज़्यादा आती है। कंटेंट फीमेल ओरिएंटेड होगा तो ज़्यादा फीमेल आएंगी। बताने वाली हो, दिखाने वाली हो, जिसके लिए दिखा रहे हो, जिसके लिए बता रहे हो। ये अभी इसलिए है इसमें फीमेल ज़्यादा क्योंकि तान्या का इंटरव्यू है, वरना इससे भी कम होती है। वरना ये रेशियो रहेगा 90 और 10%। 10 भी नहीं, मतलब 1% तो नॉन स्पेसिफिक में चला जाता है। तो 90+ मेल रहते हैं न्यूज़ देखने वाले।
ये मैं भी बिलीव करती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट कि आप कौन दिखा रहा है, बट क्या दिखा रहा है वो इंसान, वो करता है। जैसे मुसहर डॉक्यूमेंट्री को महिलाओं ने बहुत देखा है, क्योंकि उसमें महिला सेंट्रिक बातें बहुत हैं। मरुधारा को उतना नहीं देखा है, मरुधारा को पुरुषों ने ज़्यादा देखा है, तो ये तो रहता ही है। और जैसे जो ऑडियंस है वो 18 to 34% में, 18 एज ग्रुप से 34 एज ग्रुप में 70% ऑडियंस आ जाती है। हाँ, ये ज़्यादा एक्टिव लोग हैं। एक इंटरेस्टिंग जो मेरे को दिखा, वो इंडिया के बाद दूसरी जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। इंडियन ही होंगे और कौन, जहाँ पे इंडियन है वो सब जगह देख ही रहे हैं। जिन जगहों पे बाकी लिस्ट में भी तो इंडियन ही होंगे, मतलब यूएई में देखते हैं, यूएस में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, जहाँ पे इंडियन की संख्या ठीक ठाक है वहाँ देखते हैं लोग। न्यूज़ बट यही बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई 10 सीमाओं के पार भी देख रहे हैं। अच्छा, न्यूज़ पिंच में अगर कोई आपसे बड़ा फेस आएगा, क्यों नहीं आ सकता है, मतलब बट वो मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बड़ी बात है ना। मतलब मैं ये पूछूं के क्रिएट में के से बड़ा कोई फेस आएगा? नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटर, तो मैं अपना फेस आगे लेके चलूंगी। बट आप एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो यही है ना कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। मैं हो गए, सौरभ हो गए, सुल्तान हो गए, और आगे आने वाले टाइम में जब हायरिंग करेंगे तो जो अच्छा करेगा, जरूर हर जगह पे हम और सौरभ और सुल्तान नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो जो चेहरा जाएगा वो दिखेगा, दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे संस्था बड़ी होती जाएगी तो चेहरे के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने आप को बड़ा बना लेगा कि नहीं बना लेगा। अगर आपकी टीम से कोई इंसान छोड़ के अपना न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है, तो बहुत मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बात करोगे उससे? 100%। और जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करूँगा। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी ना। मैं तो कहता भी हूँ कि आओ सीखो, 1-2 साल काम करो। कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी नहीं बना के रखना है किसी को। बिल्कुल सही बात। सबको ग्रोथ चाहिए ना, हम भी तो ग्रोथ के लिए काम कर रहे थे। और बहुत खुशी होगी कोई अपना चैनल बना लेगा और अच्छा काम करने लग जाएगा। मतलब वो तो आपके लिए उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि आपके यहाँ कोई सीख करके वो आपको एक चैनल बना ले रहा है। वो तो, और मेरे से तो मतलब जितने लोग भी मिलते हैं या जो भी देखो मेरे साथ क्या है, मैंने लोग बहुत कमाए, बहुत लोग कमाए। जिस राज्य में मैं गया, जिस जिले में मैं गया, वहाँ मेरा आदमी ज़रूर होगा कोई 100%। और ऐसा कोई पैसे की लेन देन और इस सब की बातचीत वाला कोई आदमी नहीं होता। बहुत दिल वाले लगाव के लोग होते हैं। मैं उनसे साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल बात नहीं करूँगा कभी, लेकिन मैं एक कॉल करूँगा तो वो मेरे लिए उपलब्ध होंगे। और वो 12 बजे रात इस हक के साथ फ़ोन कर सकते हैं, कभी ना भैया फ़ोन उठाएंगे। मतलब हर जगह पे है ऐसा। और सारे अपने यंग एज के ही लोग होते हैं ज़्यादातर। सारे लड़के लड़कियां जो भी होते हैं वो इसी एज के ही होते हैं। तो बहुत ही अलग अलग लोग मिलते हैं। मेरे पास लोग बहुत हैं, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर जगह मेरे लोग होते हैं। किसी भी राज्य में मैं जाऊँ, इतने जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं, मैं हर जगह के लोगों के नाम से बता सकता हूँ। मेरे पास ये, यहाँ से इस ज़िले में ये है, इस ज़िले में ये, इस ज़िले में ये, गाँव वाँव सब बता दूंगा मैं, कौन से गाँव में कौन कहाँ क्या है। तो मैं कनेक्शन अपने बिल्ड करके आता हूँ, और वो हमेशा के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। छोड़ता नहीं मैं अपने कनेक्शंस को। मतलब जब तक शरीर है तब तक कनेक्शन है। कई बार पूछते हैं भैया आप जाओगे बदल जाओगे, तो तुम फ़ोन कर लेना पे, तुम्हारा जो है नहीं उठेगा तब बताना। मान लो कई बार नहीं उठता है तो मैसेज करके रिप्लाई करते हैं, वैसे बात करते हैं। तो बात तो हर जगह होती है। लोग ही इतनी सारी जो रिपोर्ट्स मैं अंदर जा कर के ले आ लेता हूँ, बिना लोकल सपोर्ट के आप कैसे कर सकते हो। मतलब जैसे तुम भी जाती हो करने, लोकल सपोर्ट तो होता ही है ना। क्या कोई होगा, किसी न किसी की मदद से पहुँचोगे। तो मेरे साथ जैसे कोई ड्राइवर भी अगर रहता है ना, वो भी मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। अभी हमेशा मैसेज आएगा, भैया ये आपने बड़ा अच्छा दिखाया है, ये वो, हाँ ठीक है। जा रहे हैं जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, भैया फ़ोटो खिंचानी है, खिंचा लो ना यार, बढ़िया इसका खिंचाओ, जिसके साथ खिंचाना। ड्राइवर लोगों का तो मेरे को लगता है कि ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा हाथ रहता है। टीम होती है आपकी। हाँ, टीम होती है। मतलब आप उसको एज अ ड्राइवर इधर सुनो, ये सुनो, वो करोगे तो आपके साथ दिखाएंगे। 1 महीना 1.5 महीना कौन रहता है, और वो आपका कोई चाकरी तो कर नहीं रहा है, वो अपनी ट्रेवल एजेंसी के लिए काम कर रहा है। तो आपके लिए क्यों जूझे हो? आपके एक कॉल पे 2 बजे रात गाड़ी क्यों स्टार्ट करे हो? आपके एक कॉल पे सुबह 6 बजे क्यों चलते हो? आप उसका, जब तक आप उसका ख्याल नहीं रखोगे, आपके साथ जैसे आपका कैमरा पर्सन है वैसे ही आपका ड्राइवर, वो टीम है आपकी। उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसके खाने का, उसके पीने का, सब चीज़। मेरे साथ जो भी ड्राइवर रहता है, मेरे साथ हम साथ में खाते हैं।
और मतलब इतना वो काम करते हैं ऐसे, मतलब ऐसे काम करते हैं ऐसे लगता है वो बेचारे खुद ही कवरेज कर रहे हैं। रात में गाड़ी में सो रहे हैं तो ड्राइवर साहब भी गाड़ी में सो रहे हैं, कोई भी ड्राइवर कहेगा यार यहाँ क्यों सोएंगे, हम हमको लेके चलो वापस, तुम्हारी गर्ज है, तुम सुबह बताना सुबह आएंगे, लेकिन आप उसको सम्मान दोगे तभी तो आपके साथ चलेगा। कई लोग अभिनव को विधायक बुलाते हैं, तो प्लान है पॉलिटिक्स में जाने का? कोई प्लान नहीं, वो ऐसे बुलाते हैं कि वो तो ठसक के साथ चलना और ये वो टाइप से रहना एकदम, मतलब भाई भौकाल पसंद लोग हैं ना कि चल रहे हैं तो एकदम मस्ती में चल रहे हैं, जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, नहीं ऐसा कोई प्लान। एक जर्नलिस्ट जो है ना वो किसी एमएलए किसी मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर होता है अगर उसको अपनी ताकत का एहसास हो तो, ठीक है, किसी एमपी से ज़्यादा ताकतवर होता है। कितने एमपी के नाम आप जानते हो? एमपी के कितने एमपी के नाम जानोगे आप? कितने एमएलए के नाम जानोगे? गवर्नमेंट कोई भी उठा लो आप, जैसे उत्तराखंड से हो, आपसे मैं पूछूं कि 5 मिनिस्टर्स के नाम बताओ, आप एक बार हिचकिचाने लग जाओगे, 3 के बाद चौथे मिनिस्टर का नाम नहीं याद आएगा। लेकिन केकर क्रिएट को जो है बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आपको अपनी ताकत अगर पता हो, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है ना हमारी ताकत, जब हम 100 विधायक हमारे साथ, हम 100 विधायकों के साथ जुड़ सकते हैं या जुड़े हुए हैं या उससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है, तो एक विधायक बन के क्यों मरना खपना। रही बात पैसे कमाने की, तो पैसे तो आप इसमें भी कमा सकते हो ना, और ईमानदारी का 1 नंबर का पैसा। तो आप तो इस बिजनेस में तो आपको पता है कि 1 नंबर का पैसा है, कोई आपको बेईमानी नहीं करना, कोई चोरी चकारी नहीं करनी है। तो आप जो है क्यों विधायक बनो, क्यों ऊर्जा खपाओ, किसी तेल लगाओ, किसी पार्टी में शामिल हो, इतने दिन जो भरोसा आपने जीता लोगों का। वो कुलदीप नैयर राज्यसभा एमपी बने तो कब बने? जब अपने एकदम बुजुर्ग हो गए थे तब, कि अब ठीक है अब जो है उतनी शरीर में जान नहीं रही है, वो रिपोर्ट नहीं कर सकते, चलो राज्यसभा में जाकर बैठ जाते हैं। तो उतने बुढ़ापे में अगर कभी जीवित रहे उतना, और तब ये हुआ कि अच्छा चलो राज्यसभा लोकसभा चले जाओ, ये वो टाइप से एक फन पार्ट बता रहे, तब कुछ क्यों बनना भाई? एमएलए बन के क्या उखाड़ लेंगे? ऐसा कौन सी सुविधा एमएलए को मिलती है जो जर्नलिस्ट को नहीं मिल सकती? सब मिल जाती है। अच्छे जर्नलिस्ट बन जाओ, अच्छे कनेक्शन बनाओ, सब मिलता है। कभी विधायक खुद कहता है क्या अभिनव भाई ये कर दो, मैसेज आते हैं विधायक के? अरे नहीं, ऐसे मतलब मैसेज तो आते ही हैं, विधायकों सांसदों सबके मैसेज आते हैं, बट ऐसे कोई कहने वहने के सब जानते हैं ना, मेरा नेचर सब जानते हैं लगभग, जो भी लोग हैं मेरे परिचित हैं, वो पता है कि जब होगा कुछ तो ये खुद ही आएगा, वैसे इसको बुलाने पे नहीं आएगा, ये नहीं जाता मैं इतना। और कभी धमकी आती है, डराता है कोई? ऐसा कोई धमकी डराने वाला कोई डराया नहीं आज तक, नहीं आज तक तो नहीं हुआ कभी किसी ने थ्रेटेंड किया हो, कभी नहीं हुआ। सब धमकाने वाले को पता होता है ना किसको धमका रहे हैं। फोन करके अगर कोई धमकाए, वो पागल है किसी जर्नलिस्ट को फोन करके धमकाएगा? पता है रिकॉर्ड हो सकता है, ये करे तो नहीं करेगा कोई भी। और प्लस मेरे धमकाने वाले काम ही नहीं करता मैं, क्यों कोई धमकाएगा? ऐसा कौन सा काम करता हूँ मैं? किसी के जो है ठेका पट्टा रुकवा दिया हूँ कि मैं जा करके सड़क का ठेका ले लिया हूँ, यही तो होता है ना। लड़ाई झगड़ा क्या होता है? नहीं, मेरे तो बहुत नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि आपके बहुत नेता दोस्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है जर्नलिस्ट और वो दोस्त नहीं होते, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बट ये है कि फिर आपको तय करना होता है कि जब कैमरा ऑन हो गया तो फिर मैं जर्नलिस्ट हूँ और तुम नेता हो, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और मैं बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ, कैमरा ऑन हो गया फिर मैं जर्नलिस्ट हूँ तुम नेता, और सारे सवाल पूछूंगा, फिर उसमें कोई मुरव्वत नहीं है। देख लो, फिर मुझे इंटरव्यू मत दो इससे अच्छा, बल्कि तुम किसी और को दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा पता है। तो जो दिलेर होते हैं, जो ठीक ठाक होते हैं, दे देते हैं इंटरव्यू। तो थैंक यू, आपने हमें इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें ऐसा लग रहा है कि हर वीडियो के बाद आपसे बात करूं, पर इतने टाइम में भी इतना शेयर करने के लिए थैंक यू अभिनव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी चेक करो ओडू का साइन ऐप विद लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन।